नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। सो बच्चे, आज हम शुरू कर रहे हैं ओसी का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ बिजनेस सर्विस 2। और इसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट टर्म के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ, मैं दोबारा कह रही हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके लिए मोर देन इनफ हो जाएंगे। इसी में से आपके 1 मार्क 2 मार्क और 3 मार्क वाले सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो आप इतना ही लर्न कर लीजिए, आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा दावा है कि आप खुद पेपर में देखेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ पे आ ही चुके हैं। फॉर्मेट थोड़ा अलग हो सकता है, नो डाउट। जैसे मैंने कहा कि इसमें से कुछ ना कुछ फुल में से निकलेगा, इसी के अंदर ही 1 मार्क का क्वेश्चन निकलेगा, इसी के अंदर ही आपका ट्रू फॉल्स निकलेगा। ओके, तो चैप्टर जब समझा होता है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जाते हैं तो उसमें से अपन के बाकी सारी चीज़ें भी कवर अप हो जाती है। तो पहला पड़ाव में आज अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिजनेस सर्विस 2 का। और मैं उम्मीद करूंगी कि ये वाले आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आप प्लीज़ समझिएगा, इसको आपको समझ में आएंगे और लर्न बहुत इसी तरीके से हो जाएगा, ये मेरा दावा है। बस वीडियो सुनते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि पॉज कर दिया फिर फोटो क्लिक कर लिया या ऐसे ही अपन स्क्रीनशॉट लेके लर्न कर रहे हैं, क्योंकि जब चीज़ें समझी होती है ना तो लर्न करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। जो कीवर्ड्स रहेंगे वो मैं आपको बताती जाऊँगी, तो वो आपको हेल्प करेंगे चीज़ों को मेमोराइज करने में। तो चलिए बच्चा, देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ डिड बैंकिंग केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो बैंकिंग जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई भाई। अपन बैंक का तो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, सबके अकाउंट्स तो होंगे बैंक में। अभी तो बच्चे पैदा होते उसका अकाउंट आ जाता है, स्पेशल लड़कियों का। ठीक है, तो एज पर द गवर्नमेंट रूल। ठीक है, तो बैंकिंग कब से एग्जिस्टेंस में आया था, क्या था। देखो, बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, मतलब कि एक ऐसी जगह है, ठीक है, जो बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। तो बैंक की जो भी सर्विसेज होती है प्रोवाइड करती है। तो क्या है, देखो, वर्ल्ड की फर्स्ट बैंक जो है वो आई थी जिनेवा में, सिटी ऑफ जिनेवा जो स्विट्ज़रलैंड में है। कब आई थी बच्चा, 1407 AD में आई थी। ठीक है, द बैंक इज डिराइव्ड, ये जो बैंक वर्ड आया ये कहाँ से आया, तो ये एक इटालियन वर्ड है बैंको, उसमें से आया था। ओके, एंड दिस वर्ड हैज़ इमर्ज्ड। ये बैंको वर्ड कहाँ से आया भैया, तो बैंको वर्ड जो है वो रोमन एम्पायर के टाइम पे जो लोग पैसे उधार देते थे, ठीक है, जो मनी लेंडर्स थे, उनको मक्केला कहा जाता था। ओके, और उन्होंने कैसे होते ना, टेम्प्रेरी शॉप खोल के रखी थी और उस शॉप में एक बेंच होती थी। ठीक है, और वो बेंच पे, ठीक है, बेंच विद एक फेंसिंग थी और उसके अंदर एक बेंच रखी होती थी। ठीक है, जहाँ पे बैठकर वो पैसे का लेन देन करते थे। तो वो बेंच को वहाँ पे कहते थे बैंकू। ठीक है, तो बैंकू से वर्ड आया बैंक। ओके, इसके अलावा जब बैंक में जाते आपने देखा होता है सब लोगों के यहाँ पे एक डेस्क होती है, चेयर होती है, ठीक है, बैठते हैं और पैसे लेना देना, डिपॉजिट वगैरह ये सब चीज़ें होती है। तो ये यहाँ से पॉइंट आया था। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट द मीनिंग ऑफ बैंक। बैंक का मतलब क्या होता है। ओके, तो बच्चा बैंक का मतलब होता है यहाँ पर कि एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने बैंक का मतलब क्या बोला है। बैंक मीन्स एन इंस्टीट्यूशन विच कलेक्ट्स डिपॉजिट्स इन ऑर्डर टू लैंड देम एंड विद अ कंडीशन टू रिटर्न देम एट द एंड ऑफ द फिक्स्ड टर्म व्हेन एवर इट इज़ डिमांडेड। सिंपल सा साधारण सा बोला इन्होंने। क्या बोला है कि बैंक वो एक जगह है जहाँ पे डिपॉजिटर्स से डिपॉजिट लिया जाता है। ठीक है, और एक कंडीशन होता है कि आपको, जैसे अपन बोले FD वगैरह वॉटेवर, आगे टर्म्स आएंगे। और ठीक है, तो आपने पैसा यहाँ पे रखा, आपने रखा 1 साल के लिए, तो प्रॉमिस आएगा कि 1 साल के बाद आपको ये पैसा आप जब भी डिमांड करोगे आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की सर्विसेज जो है वो बैंक प्रोवाइड करता है एज पर द RBI। सो जो भी इंस्टीट्यूट इस तरह की बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, बैंक बोलते हैं। सिंपल सी बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट आउट द फंक्शंस ऑफ बैंक। बैंक का फंक्शन क्या होता है। देखो, बैंक के मेनली 2 फंक्शन होते हैं, एक मेन फंक्शन और एक ऑप्शनल फंक्शन। ठीक है, मेन फंक्शन क्या होता है, देखो बच्चा, मेन फंक्शन रहेगा कलेक्ट एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट। ठीक है, मतलब अगर मैं 10,000 रुपये बैंक में जमा करने जा रही हूँ तो मेरा पैसा डिपॉजिट रखेंगे वहाँ पे। लैंड मनी, ठीक है, अगर मुझे लोन चाहिए तो मुझे पैसे भी उधार मिलेंगे वहाँ से। इन्वेस्ट करना होगा तो वही बैंक के थ्रू हो जाता है। कैरी आउट इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, एक बैंक से दूसरे बैंक में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो भी इसके थ्रू हो जाता है। तो ये 4 मेन फंक्शन है बैंक के। तो बैंक की जो सर्विसेज थी शुरुआत में ये इन्हीं सर्विसेज पे स्टार्ट हो गई थी। फिर क्या बोलते हैं ना, इवोल्यूशन तो सब में आता है। ठीक है, सबका टाइम बदलता है, टाइम के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ जो है वो ऐड ऑन होती रहती है। तो दूसरे सर्विसेज भी बैंक ने साथ साथ में स्टार्ट कर लिए थे, उसको अपन कहते हैं ऑप्शनल फंक्शंस।
अब ऑप्शनल फंक्शंस में क्या है, ये देखना कि कस्टमर के ट्रांजेक्शन्स क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे पैसे आते गए तो ट्रांजेक्शन्स भी बढ़ते गए, ठीक है, लोग भी ज़्यादा होते गए, तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पे नज़र रखना, कहीं कुछ घोटाला तो नहीं है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स कैरी ऑन करना, किसी भी कंट्री में आप हैं तो उसका करेंसी हमारे करेंसी के साथ कन्वर्ट होना, इशू लेटर ऑफ क्रेडिट, ट्रैवलर्स चेक इशू करना, डिमांड ड्राफ्ट सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है, फाइनेंशियल क्रेडिट कभी कस्टमर को ज़रूरत हो तो वो प्रोवाइड करना, प्रोवाइड सर्विस एज एन अंडर राइटर वो होना, ATM, डीमेट अकाउंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट, ये सारे सर्विसेज भी आ चुके हैं। अब इनमें से कुछ सर्विसेज अपन डिस्कस करने वाले हैं अभी, ठीक है, तो इसके लिए मैंने अभी सिर्फ नाम बताया, अब इनमें से अपन के जो मेन है वो मैं आपको डिस्कस करके बता देती हूँ। चलिए 4th क्वेश्चन आ रहा है समझ में, ईजी अभी तक तो कुछ है नहीं खास, ठीक है। चलिए क्या है, कह रहा है कि एक्सप्लेन करो एक्सेप्टिंग एंड कलेक्टिंग डिपॉजिट एज अ मेन फंक्शन ऑफ द बैंक। पैसे कलेक्ट करना, ठीक है, एक्सेप्ट करना, कलेक्ट करना, ये बैंक का मेन फंक्शन है, वो आप हमको एक्सप्लेन करो कैसे। चलो करते हैं एक्सप्लेन, हमने क्या मना किया। तो एक्सप्लेनेशन में ऐसा है कि कोई भी इंसान, ठीक है, जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है, अनयूज मतलब जिसको अपने यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा है, अगर वो चाहता है डिपॉजिट करना इन अ बैंक तो वो बैंक में जाकर उसको डिपॉजिट कर सकता है। द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंक, ठीक है, आज आप अपना पैसा किसी और को दे रहे हो तो सीधी सी बात है उनके सर पे टेंशन रहने वाला है, तो बैंक की ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कस्टमर का जो विश्वास है वो बनाए रखे, ठीक है। जो इंसान डिपॉजिट कर रहा है अपनी मेहनत की कमाई वो बैंक में दे रहा है कि ये रहा मेरा मेहनत का पैसा, अभी आप इसको संभालो, तो वो उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस कस्टमर का ट्रस्ट बनाए रखे। और इसी की वजह से बैंक ने 4 टाइप के अकाउंट्स खोलने की इजाज़त लोगों को दी हुई है। किस टाइप के अकाउंट से बच्चा? सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, रिकरिंग अकाउंट है और फिक्स्ड टर्म अकाउंट है। अगेन इसको भी अपन आगे एक एक करके देखने वाले हैं। क्लियर, इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ लेंडिंग मनी ऑफ अ बैंक। ठीक है, बैंक में जब हम पैसा उधार लेते हैं, ठीक है, बैंक से जब उधार पैसा लेते हैं हम लोग, तो कैसे उधार, मतलब बैंक कैसे उधार देता है अपने को पैसा, उसके बारे में है। डिपॉजिट करना सीख लिया, अभी उधारी लेने की बात कर रहे हैं। तो देखो बैंक जो है वो बहुत सारे लोगों से पैसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है कि हाँ भाई लाओ लाओ, मैं तुम्हारी पैसे जो है वो सही सलामत, ठीक है, सुरक्षित तरीके से मैं उसको रखूँगा। तो जो डिपॉजिटेड मनी बैंक के पास रहता है, ठीक है, वही मनी, अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, क्या होता है ना कि समझो कि मैंने 10,000 रुपये बैंक में रख दिए, जब रख दिए तो बैंक मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट देगा। ठीक है, समझो फॉर एग्जाम्पल कि 2% का मुझे इंटरेस्ट जो है वो बैंक दे रहा है। ठीक है, अब मेरे 10,000 रुपये उनके पास है। अब अगर समझो कि कोई और वहाँ पे बैंक में जाते हैं, उसको वो कहता है कि मुझे 10,000 की ज़रूरत है। ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, बैंक जो मैंने 10,000 रुपये दिए वो 10,000 रुपये उस बंदे को दे देगा। ठीक है, और वहाँ से वो इंटरेस्ट लेगा 6% का एग्जाम्पल। ठीक है, तो मुझे दे रहा है, मुझे मिल रहा है 2% का इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक। बैंक उस आदमी से कितना परसेंटेज ले रहा है, 6% का, तो 4% बैंक का मुनाफा हुआ ना, यही बैंक की इनकम होती है। ठीक है, इसके लिए बैंक जो है वो लोन देती है। सो पॉइंट समझ में आ गई, अभी रीडिंग करो तो क्लियर हो जाएगा ना आपको। ठीक है, तो क्या है कि बैंक जो है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी, ये जो डिपॉजिट मनी है वो बैंक के साथ रहती है, ऑन विच बैंक पेज सम इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर। ठीक है, ऑन द अदर हैंड पीपल गो टू बैंक, और बैंक से वो उधार लेते हैं पैसा इन द फॉर्म ऑफ द लोन, और बैंक जो है वो जो पैसा उनको देती है वो देती है हायर रेट्स पे। याद आ क्या मैंने बोला? ठीक है, उनसे ले रही है 6%, मुझे दे रही है सिर्फ 2%। सो दस बैंक अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम द डिफरेंस रेट, 4% का डिफरेंस आया ना, तो इस तरीके से जो है वो बैंक जो है वो पैसे देती है। अभी पैसे देने के लिए भी अपने पास बैंक के पास 2-3 तरीके होती है। एक होता है लोन के थ्रू देना। ठीक है, तो बैंक जो है वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बोरोवर्स को लोन देती है। कुछ केसेस में इट आस्क फॉर द हाइपोथिकेशन वेयर एज सम इट डजंट। ठीक है, तो हाइपोथिकेशन इसका मतलब क्या होता है कि लाइक सिक्योरिटी, कोलेटरल्स, ठीक है, बोलते हैं ना गारंटी। कई अगर देखो अगर हम लोग बैंक से ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, समझो कि 50 लाख आपने बैंक से उधार मांगे कि भाई मुझे 50 लाख का लोन चाहिए, तो बैंक तुमको ऐसे तो नहीं देगी ना, कुछ तो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स रखेगी, कोई पेपर्स रखेगी, कुछ तो रखेगी ना, तो उसको अपन कहते हैं हाइपोथिकेशन। ठीक है, बैंक प्रोवाइड लोन टू द इंडिविजुअल्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, इन सबको लोन प्रोवाइड करती है। बैंक जो है वो होम लोन्स देती हैं,
कार लोन देती है, ठीक है। एजुकेशन लोन आपको सब पता होगा, इस के नाम आपने सुने होंगे आपके आसपास के लोगों के मुंह से, ठीक है। कैश क्रेडिट भी देती है, मशीन आप अगर आपकी फैक्ट्री आपको मशीन वहाँ पर लगानी है उसका लोन देगी, गोल्ड पे लोन देगी, पर्सनल लोन देगी। तो बहुत टाइप के लोन्स जो है वो बैंक देती रहती है। सीधी बात है, सबका एक लिमिटेशन भी होता है और सबके परसेंटेज भी अलग अलग होते हैं, आई मीन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है ओवरड्राफ्ट, थ्रू ओवरड्राफ्ट एंड द कैश क्रेडिट। अब ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है बेटा, देखो समझो। जैसे कि अगर हम देखें तो एज पर द रूल वन कैन नॉट विदड्रॉ मोर देन द अमाउंट प्रेजेंट, ठीक है। समझो कि मैंने बैंक में 2 लाख रुपए डिपॉजिट करके रखे हैं, तो अगर मुझे विड्रॉ करना है तो मैं 2 लाख ही कर पाऊंगी क्योंकि मैंने उतने तो जमा किए हैं। बात समझ में आई? अब सुनना, when a current account holder is allowed to withdraw more money than the present in his account for a short duration, then bank has lent him money through the overdraft facility, ठीक है। अब समझो कि मेरे पास एक करंट अकाउंट है, अपने अकाउंट के टाइप्स देखे थे ना, सेविंग अकाउंट, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट, करंट अकाउंट होता है। चलो मैं आपको सिंपल बता भी दूँ, करंट अकाउंट उसका होता है जिसका कोई बिजनेस चलता है। बात समझ में आई, ठीक है। जैसे मेरा कोई बिजनेस है तो मुझे अपने बिजनेस के नाम पर एक करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, बिजनेस के नाम पे, मेरे नाम पे, पर करंट अकाउंट खुलता है फॉर द बिजनेस पर्पस, ठीक है। तो समझो कि मेरे नाम का एक करंट अकाउंट खुला हुआ है और मैंने उसमें 2 लाख रुपये डिपॉजिट किए थे। अब भैया मेरे को ज़रूरत पड़ गई है 3 लाख रुपये की, ठीक है। तो बैंक क्या करेगा, मैं बैंक को बोलूँगी कि मुझे 3 महीने के लिए 1 लाख रुपये उधार चाहिए। तो 2 लाख मैंने दिए हैं वो तो मैं ले ही रही हूँ, प्लस मुझे और एक्स्ट्रा 1 लाख रुपीज़ चाहिए। तो बैंक मुझे शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है, 3 महीना शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है, तो 3 महीने के लिए मुझे वो बैंक 1 लाख रुपये देगी, है ना। तो इसको क्या मतलब ओवरड्राफ्ट, ओवर मतलब ज़्यादा, तो मैंने जितना जमा किया उससे ज़्यादा मुझे बैंक जो है वो दे रही है। एहसान तो नहीं करेगी, सीधी सी बात है, परसेंटेज लेगी, उसका इंटरेस्ट लेगी, वो सीधी सी बात है, इंटरेस्ट अपन बैंक लेती है तो अपन को पे करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बैंक जो है वो ओवरड्राफ्ट के थ्रू आपको एक्स्ट्रा पैसा दे देती है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पिक्चर देख के रखा हुआ है। समझो कि एक्स अमाउंट सेविंग मतलब बैंक में अवेलेबल है मेरे, ठीक है। ओवरड्राफ्ट लिमिट सेट, अच्छा ये भी होता है कि अगर मैंने 2 लाख रुपए जमा किए और अगर मैं 10 लाख की डिमांड करूँगी, बैंक उतना नहीं देगा, वो चीज़ क्लियर कर लेना। बैंक आपके अकाउंट के ट्रांजेक्शन्स को देखकर कितना पैसा आपके अकाउंट में रहता है उस हिसाब से आपकी लिमिट सेट करती है। अगर मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए होंगे तो वो लिमिट रहेगी कि भाई ठीक है हम इसको 5 लाख रुपये और एक्स्ट्रा दे सकते हैं, बिकॉज 10 लाख का वो मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। करोड़ रुपये होंगे तो वो अलग, तो कितना आपका ट्रांजेक्शन होता है ना, तो उस बेसिस पे जो है वो बैंक एक लिमिट सेट कर देती है और उतना ही वो दे पाती है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं दे पाएगी। तो दैट इज़ कंसिडर लाइक वाई अमाउंट। तो टोटल विड्रोवल क्या हो जाएगा, एक्स अमाउंट, जैसे मैंने कहा कि 2 लाख मैंने ले रही हूँ मेरे अमाउंट से ही, ठीक है, और 1 लाख मुझे बैंक दे रही है, तो 3 लाख की जो मेरे को ज़रूरत थी वो मिल गया मेरे को, ठीक है, बैंक को वाई अमाउंट। तो जस्ट एक मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर ही दिया हुआ है, आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझाने के लिए। अब बात करते हैं अपन कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या होता है, देखो कैश क्रेडिट इज़ अ ड्राइंग अकाउंट फॉर ड्राइंग मनी विद इन अ स्पेसिफिक क्रेडिट लिमिट अप्रूव बाय द बैंक अगेंस्ट सम सिक्योरिटी, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी वहाँ पे देना पड़ेगा, जैसे आपने प्रॉपर्टी के कागज़ रख दिए, अपनी गाड़ी के कागज़ रख दिए, वॉट एवर सिक्योरिटी आपको देना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैश लाइक आपकी क्रेडिट लिमिट जो है वो तैयार की जाती है, तो आपको वो कैश में पैसे आपके अकाउंट्स में से आपको दिए जाते हैं, ठीक है। तो कैश क्रेडिट इज़ अ ड्राइंग अकाउंट फॉर द ड्राइंग मनी, ड्राइंग मतलब निकालना, ठीक है, विद इन अ स्पेसिफिक क्रेडिट लिमिट, तो जो भी लिमिट दी है उसके हिसाब से। ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट आर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर द विड्रॉइंग अंडर द कैश क्रेडिट वन नीड्स प्रोवाइड सम सिक्योरिटी, ठीक है। अब बात समझ में, बच्चों कन्फ्यूज होता है तो फिर वो भी तो वही कर रही थी, 2 लाख का मेरा अकाउंट है, मुझे 1 लाख और रुपये चाहिए तो मुझे पैसे वहाँ से मिलेंगे। तो ओवरड्राफ्ट और इसमें डिफरेंस क्या है, ओवरड्राफ्ट और इसमें एक सिंपल सा डिफरेंस, और वो ये है कि कैश क्रेडिट में हम लोगों को कोई ना कोई सिक्योरिटी रखनी पड़ती है वहाँ पे, ठीक है। जैसे कि आपके कोई फिनिश्ड गुड्स आपने रख दिए, ठीक है, आपने कोई रॉ मटेरियल रख दिया वहाँ पे, मतलब वॉट एवर सिक्योरिटी यू हैव टू कीप, जबकि ओवरड्राफ्ट के अंदर आपको सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो एक हल्का सा मैंने डिफरेंस दिया हुआ है, आइए डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा इसको एक्सपांड कर दूँ दिखे ताकि, ठीक है। तो चलो जैसे कि यहाँ पर है बेटा, क्या है यहाँ पर, दैट इंश्योरेंस, कैश क्रेडिट में इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक इज़ नॉर्मली रिक्वायर्ड, ठीक है। आपका जो भी बिजनेस है, बट अभी उसके अंदर कोई ना कोई माल सामान तो स्टोर करते होंगे, ठीक है, आपका स्टॉक रहता है, तो वो स्टॉक का जो इंश्योरेंस है, ठीक है, वो बैंक आपसे लेती है। ओवरड्राफ्ट के अंदर
इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी जनरली रिक्वायर्ड, ठीक है। ओवरड्राफ्ट के अंदर अगर इंश्योरेंस अगर कोई रखना होता है तो वो प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस, मतलब एक बात समझे आप, एक बात समझे, कैश क्रेडिट जो है वो ज़्यादातर आपके बिजनेस को लेके रहता है, ओके। मैनी टाइम्स न्यू अकाउंट हैज़ टू बी ओपन टू टेक द कैश क्रेडिट फैसिलिटी, कई बार तो एक नया अकाउंट ही खुलवाना पड़ता है, और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो आपका जो करंट अकाउंट रहता है उसी में मिल जाता है। कैश क्रेडिट के लिए शायद कई बार आपको बैंक बोलेगी कि करंट अकाउंट नहीं चलेगा, कुछ और अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो काफ़ी कम होता है, जबकि ओवरड्राफ्ट के अंदर इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई होता है, ठीक है। तो बात तो दोनों में वही है। पता चला कैश क्रेडिट में अपन ज़्यादातर क्या होता है ना, बिजनेस के रिलेटेड है। तो अगेन बिजनेस के रिलेटेड तो दोनों ही हैं, कैश क्रेडिट भी ओवरड्राफ्ट भी है, पर ओवरड्राफ्ट के अंदर हमारा जो बिजनेस का करंट अकाउंट है उस पर काम चल जाता है। कैश क्रेडिट के अंदर जो है वो आपको अलग से बिजनेस अकाउंट तो करंट होता है, उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल कि आपका कपड़े का बिजनेस है, ठीक है, तो आपका जो कपड़े का जो रॉ मटेरियल आता है उस पर आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, वो इंश्योरेंस के बेसिस पे एक अकाउंट खोला जाता है और उसके बेसिस पे आपको कैश क्रेडिट वहाँ पे मिल जाता है। बात आई समझ में, अच्छे से क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट, हाउ एंड वेयर डज अ बैंक इन्वेस्ट, ठीक है। अब बैंक कैसे इन्वेस्ट करती है? देखो बैंक जो है वो प्रॉफिट तो नहीं कर सकती है, ठीक है। इफ़ इट इज़ अनेबल टू लैंड, अगर वो पैसे खाली एक्सेप्ट करे और किसी को दे ही नहीं तो उसका धंधा कहाँ चलेगा? लाइक बिजनेस है ना, बैंक में तो बिजनेस ही है, तो वो कहाँ से पैसे कमाएगी, ठीक है। तो इसके लिए बैंक जो है वो जो पैसा उसके पास लोग डिपॉजिट करके जाते हैं वो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से उसको वो इन्वेस्ट कर लेती है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू थॉरोली कैलकुलेट एंड इन्वेस्ट इट्स मनी एट सम सिक्योर ऑप्शन, ठीक है। पूरा कैलकुलेट करती है कि अभी तक कितना पैसा हमारे पास है, ठीक है, उसको कैसे इन्वेस्ट करना है ताकि सिक्योरिटी बनी रहे, ताकि जो कस्टमर हमारे पास जो उनके कस्टमर है उस बैंक के, ठीक है, वो जब भी अगर आते हैं पैसे विड्रॉ करने के लिए तो बैंक शुड बी एलिजिबल टू लैंड द मनी, मतलब उनको जो उनका पैसा है वो उनको वापस दे दिया जाए, ठीक है। बैंक तो इसके लिए वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के करती है। तो आरबीआई रूल के हिसाब से बैंक जो है उसको टोटल रुपीज़ समझो 10 लाख रुपए हैं तो 10 लाख के 10 लाख वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी, उसका समझो कि 50% वो इन्वेस्ट कर पाएगी, ठीक है। इन द गवर्नमेंट, अब कहाँ इन्वेस्ट करना है वो भी आरबीआई ने बताया हुआ है। इन द गवर्नमेंट गारंटीज, मतलब कि गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं ये सब होता है ना, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ से बैंक को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट का पैसा, लाइक लो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको इंटरेस्ट मिल जाता है। ये जो रीज़न है इन्वेस्टिंग करना इन सच गवर्नमेंट गारंटीज इट्स दैट बैंक, ताकि बैंक जो है वो इजीली कहीं से भी वो पैसा जो है वो विड्रॉ कर सकती है। अगर कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है, कभी कोई अनफॉर्सिन इवेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, पता नहीं चलता, कभी कोई सडनली इवेंट आ गया तो वो तब बैंक जो है वो पैसे निकाल पाए। एज अ रिजल्ट बैंक ज़्यादातर जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ही पैसा जो है वो डाल के रखती है। प्राइवेट जैसे लक्ष्मी चिट फंड जैसे में गवर्नमेंट कभी नहीं डालती है पैसे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन ब्रीफली द रोल ऑफ बैंक इन टेकिंग केयर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। आगे देखा था ना अपन ने, ठीक है। तो बैंक जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कस्टमर के देखती है, किस तरीके से देखती है? देखो अब सीधी सी बात है, बैंक के पास दो टाइप के कस्टमर्स होते हैं, एक होता है डिपॉजिटर और एक होता है बोरोवर। एक पैसे रखने वाला देके और एक पैसे लेने वाला। तो ये बैंक की ड्यूटी है कि वो दोनों कस्टमर्स के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को बहुत अच्छी तरीके से सुपरवाइज करे। वो पैसे आ रहे हैं तो कैसे बैंक में आ रहे हैं, और वो अगर किसी को पैसे दे रही है, बोरोवर को पैसे दे रही है, तो भाई वो उसकी भी पूरा इतिहास जानना ज़रूरी है, ठीक है। सो जब भी एक कस्टमर एक चेक लिखता है इन द फेवर ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है, किसी दूसरे के नाम पे चेक लिखा, तो बैंक जो है उस पर्सन को, ठीक है, मनी बैंक टू बैंक ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। तो समझो कि मैंने एक चेक लिखा, ओके, मिसेस गुप्ता के नाम पे। अब मैंने अपने बैंक में वो चेक डाल दिया, ठीक है, मैंने कहा कि ये सामने वाली मिसेस गुप्ता के बैंक में ये पैसे जमा हो जाने चाहिए, तो मेरे बिहाफ पे बैंक क्या करेगी, वो वाले पैसे मेरे अकाउंट से निकाल के उसके अकाउंट में डाल देगी। सिमिलरली जब वो बंदा चेक रिसीव करेगा, ठीक है, अब ये था, ठीक है, अब समझो कि मैंने बैंक में नहीं दिया, मैंने सामने उस बंदे को दिया, तो वो बंदा क्या करेगा, वो चेक जो मैंने उसको दिया है वो लेके जाएगा, वो बैंक में जाएगा, बैंक जो है वो कलेक्ट करेगी मनी फ्रॉम द अकाउंट ऑफ द पर्सन, ठीक है, मेरे अकाउंट से वो पैसे कलेक्ट करेगी और उस इंसान को वो पैसे दे देगी जो चेक उसके सामने लेके गया था। तो बैंक जो है वो इस तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो, तो इस तरह के ट्रांजेक्शन, तो पता चल गया ना भाई, मेरे अकाउंट से 10,000 रुपये निकले हैं और मिसेस गुप्ता के अकाउंट में गए हैं, तो ट्रांजेक्शन क्लियर हो गया, ठीक है। बहुत स्पष्ट ट्रांजेक्शन है कि यहाँ से निकला वहाँ पे पहुँचा,
सिंपल, ठीक है। तो ये देखती है। तो जो आप अकाउंट सीखते हो ना, अकाउंट मैंने देखा होता है डेबिट क्रेडिट दिखा देना कि यहाँ डेबिट वहाँ क्रेडिट, तो ये बैंक भी फॉलो करती है, ठीक है, कि यहाँ से निकला है, वहाँ से गया है, वहाँ पहुँचा है, तो ये सब चीज़ें होती है। इसी को अपन कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। उसके अलावा लाइट बिल भरना, टेलीफोन बिल भरना, इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना, पैसे ट्रांसफ़र करना, ये सब फैसिलिटीज़ जो है वो भी बैंक जो है वो देखती है। तो समझो कि मैंने लाइट का बिल भरा, ठीक है, तो सीधी सी बात है बैंक से वो 2,000 रुपये कट गए, लाइट का बिल आया मैंने 2,000, तो बैंक से 2,000 रुपये कट गए, तो पता चल गया कि ये 2,000 बैंक से कटे हैं इसके लिए। तो जब मैंने बैंक में जमा किए थे ना, तो मुझे वो जमा वाला भी बैंक को दिखाना पड़ेगा कि ये वाले पैसे तुम्हारे बैंक में किस बेस पे मैं जमा कर पा रही हूँ, ठीक है। तो इसके लिए ये पूरा जो है वो क्लियर ट्रांजेक्शन होता है कि यहाँ से कट रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से कट रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। डेबिट क्रेडिट बिल्कुल क्लियर होता है यहाँ पर। तो इस तरीके से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के बारे में वो पूरा का पूरा चेकआउट कर लेती है बैंक। नाउ एक्सप्लेन द फॉरेक्स सर्विसेज। देखो फॉरेक्स मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस। फॉरेन एक्सचेंज कब होगा? जब बिजनेस हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का होगा। अब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कभी भी ऐसे कैश पैसा तो होता नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर अपन ये करते हैं कि हमें बैंक के थ्रू ही पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं। तो वो बैंक जो आपको या उनको वो बैंक जिनको परमिशन मिल चुकी है फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, याद करना सारी की सारी बैंक से परमिशन नहीं होती, कुछ बैंक्स को सेंट्रल बैंक परमिशन दे देती कि ठीक है आप ये फॉरेन एक्सचेंज वाली जो सर्विस है वो लोगों को आप प्रोवाइड कर सकते हो, और उसके बदले सीधी सी बात है वो कुछ क्या बोलते कमीशन लेती है बैंक हमसे, ओके। तो जहाँ पे वो पैसे जो है वो लाइक फॉरेन एक्सचेंज करेंसी हो जाता है बैंक के अंदर, ठीक है। पैसे भेजना, पैसे रिसीव करना, डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब उसके अंदर आता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट चीज़ रहती है। आज अगर मैंने समझो कि $60 यहाँ वाले बैंक में मैं चेंज करवाऊँ कि $60 है, मेरे को उसको रुपये कन्वर्ट करके दो, तो भैया $60 कहाँ से आए, कुछ तो हिसाब देना पड़ेगा ना मेरे को, ऐसे थोड़ी होगा। कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, भाई मैं USA में गई थी, वहाँ पे मैंने ये कुछ बेचा था सामान, वहाँ से मुझे पैसे कुछ तो दिखाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। सीधी सी बात है, ऐसे तो मेरे पास डॉलर आएंगे नहीं हाथ में, तो वो चीज़ रहती है, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको वहाँ पे पेश करने पड़ते हैं कि ये पैसा आपको कहाँ से आए। डन डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने का मतलब क्या होता है, चलो सुनते और समझते हैं अच्छे से। लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ अ डॉक्यूमेंट, ये एक डॉक्यूमेंट है जो बैंक के ओके लाइक डॉक्यूमेंट फ्रॉम द बैंक गारंटिंग दैट सेलर विल रिसीव द फुल पेमेंट एट द स्पेसिफाइड टाइम इफ़ ऑल द डिलीवरी कंडीशंस आर फुलफिल्ड बाय द सेलर, ठीक है। इसको रीड करने से पहले ना मैं आपको ये जो मैंने चार्ट दिया है वो समझाना पसंद करूँगी, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। अगेन ये भी इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में ही होता है, ठीक है बेटा, अच्छे से सुनना, बड़ा मज़ेदार है ये। देखो ये रहा इम्पोर्टर, ठीक है, और ये रहा एक्सपोर्टर। अब इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट, सेल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, भाई मुझे इतना पैसा चाहिए, ठीक है। तो इम्पोर्टर पैसा कह रही सॉरी मुझे इतना सामान चाहिए, तो इम्पोर्टर जब एक्सपोर्टर को बोलेगा, वैसे मैं इंडिया में हूँ और मुझे चाइना से कोई सामान मंगवाना है, तो मेरे लिए वो एक्सपोर्टर हो गया, ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि मुझे इतना सामान चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया हम दोनों के बीच में कि ठीक है कि वो लोग मुझे इतना सामान भेजेंगे और उसके बदले में उनको इतने पैसे बेचूंगी, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट साइन में इसका बातचीत हो जाएगी, वो मेरे को सामान भेजेंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो इम्पोर्टर है, मतलब जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं ना लेटर ऑफ क्रेडिट का एप्लीकेशन फॉर्म भरूँगी, ठीक है। कौन सी बैंक में भरूँगी? जो बैंक पैसे वहाँ पे भेजेगा ना, मैं तो डायरेक्टली पैसे भेज नहीं पाऊँगी चाइना में, ठीक है, तो बैंक के थ्रू भेजना पड़ेगा। तो मेरी जो बैंक है जिसको हम कहते हैं इशूइंग बैंक, ठीक है, मेरी बैंक पे मैं एक एप्लीकेशन लिख दूँगी लेटर ऑफ क्रेडिट का, ठीक है। तो जब मैंने वहाँ पर ये लिखा तो जो मेरी बैंक है वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर लेगी। इशू करने के बाद एडवाइजिंग द लेटर ऑफ क्रेडिट, ओके, फिर ये किसके पास जाएगा? ये जाएगा एडवाइजिंग बैंक, मतलब कि एक्सपोर्टर वाली जो बैंक है ना, एक्सपोर्टर ने जो अपने बैंक का नाम बताया होगा कि ये मेरी बैंक है, तो लेटर जाएगा उस बैंक के पास। मेरी जो बैंक है उसको हम क्या बोलेंगे? इशूइंग बैंक। चाइना वाले की जो बैंक है उसको अपन क्या बोलेंगे? एडवाइजिंग बैंक, ठीक है। तो एडवाइजिंग बैंक के पास जाएगा। उसके बाद एडवाइजिंग बैंक जो है वो एक अगेन लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो इशू करेगी, और किसको भेजेगी? वो भेजेगी यहाँ पे एक्सपोर्टर को। जब एक्सपोर्टर को लेटर मिल जाएगा तो फिर एक्सपोर्टर जो है वो सामान, जो मैंने बोला था चाइना वाले को कि भैया मेरे को इतना सामान चाहिए, वो क्या करेगा? वो मेरे को सामान यहाँ पे भेज देगा, शिपमेंट करेगा, मतलब उसकी शिपमेंट करेगा, ठीक है। अब सुनना, वो शिपमेंट करेगा और साथ साथ ही जो एक्सपोर्टर है ना, ठीक है, उसको एडवाइजिंग बैंक में डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने पड़ेंगे, ओके। इसके डॉक्यूमेंट्स क्या है? वो कौन से
क्या सामान है, क्या उसका क्या बोलते हैं कॉस्ट है, सब कुछ, ठीक है। वो कौन है, उसी कंपनी का, जो उसी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, सीधी सी बात है, वो अपनी कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट भेजेगा, भाई हम फर्जी नहीं है, हम एक्चुअली बैंक हैं, एक कंपनी हम चलाते हैं एक्सपोर्ट्स की, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स एडवाइजिंग बैंक को वो भेजेगी। तो इतना क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद वही सेम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एडवाइजिंग बैंक मेरी वाली बैंक को भेजेगी, भाई देखो ये डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्टर मतलब मेरे वाले इंसान से आए हैं। फिर वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बैंक मेरे को रिलीज़ कर लेगी, मतलब मेरे को सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो भेज देगी। तो इस तरीके से मेरे को सामान भी आया और वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स भी मिल गए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स का मतलब कि सब कुछ, भाई समझो कि क्या बोलते हैं अपन, बिल, ठीक है, बिल हो गया, जो सामान मैंने मंगवाया था उसकी पूरी लिस्ट हो गई, उसकी पूरा क्वालिटी चेकिंग, ठीक है, उसका कंप्लीट वो कहाँ बना था, उस कंपनी का पूरा नाम वगैरह। जैसे आज आप कहीं पे जाते हो तो आपको बिल मिलता है ना, कंपनी का नाम, ये वो सब कुछ होता है कि कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कंज्यूमर एक्ट के थ्रू उसके ऊपर केस कर पाओ या कोई भी। तो सेम चीज़ यहाँ पे होती है। अब क्या ये कंपनी इंडिया में तो है नहीं, ये कंपनी है बाहर, तो एक्सपोर्टर, तो इसके लिए ये पूरा जो है वो बैंक कंप्लीट करती है, ठीक है। तो इस तरीके से जब पूरा शिपमेंट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो फिर अपनी बैंक उनके बैंक को पैसा भेजेगी, ठीक है। तो इसको ही अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन इसको, इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है, कि भाई क्रेडिट पे पैसा भेज रहे हैं हम लोग। अब समझ में आ गया, एक बार मैं पूरा रीड कर लेती हूँ, ठीक है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट एक डॉक्यूमेंट होता है बैंक के थ्रू, ठीक है, जो गारंटी देता है कि जो सेलर है मतलब कि जो एक्सपोर्टर है उसको कंप्लीट पेमेंट जो है वो मिल चुका है, ठीक है। बट उसके लिए सेलर जो है उसके सारे कंडीशन फुलफिल हो जाना चाहिए, कंपनी वगैरह जो भी उनको डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं वो सारे। ये लेटर्स जो है वो जनरली हमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस के लिए काम आते हैं, जहाँ पे बायर और सेलर दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, अननोन है, ठीक है। आज तो चलो फिर भी एक बार वीडियो कॉल पे बात हो जाए, बट वो सामने वाला, आज फ्रॉड कितना है, क्योंकि तो सामने वाला बंदा जो है वो सीधी बात मेरे लिए अननोन है, और उसके लिए हम दोनों को रिस्क रहता है। वो मेरे को बोले कि आप मेरे को पहले पैसे भिजवाओ फिर सामान भिजवाऊंगी, मैं बोलूँगी चलो मैं पैसे को भिजवाऊँ, उसको सामान नहीं आया तो मेरे को डाउट होगा, मैं उसको बोलूँगी आप पूरा सामान भेजो, उसके बाद मैं पैसे भेजूंगी आपको, मेरे को सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। तो उसको लगा भाई मैंने पूरा सामान भेज दूँ और ये मेरे को पैसा ना भेजे तो, अरे बस समझ में, ठीक है। तो हम दोनों शक की उसमें जिएंगे, तो हम दोनों के जो शक होते हैं उससे आपको बचाती है हमारी बैंक्स, ठीक है। तो वहाँ की बैंक और हमारी बैंक, ये दोनों आपस में सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स का इंटरचेंज करती हैं, सारे पेमेंट्स का यही देखती है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। फिर बैंक जो है वो सर्टेन डिपॉजिट कलेक्ट करेगी फ्रॉम द और सम गारंटी ऑफ द सिमिलर अकाउंट, ठीक है। जैसे मेरा है तो मैं आज पैसे मैं भरूंगी तो ना बैंक में, वरना बैंक अपने पैसे तो ही देगी, तो मैंने बैंक में सारे के सारे पैसे भर दिए, ठीक है। सीधी बात है, बैंक इसके लिए कोई ना कोई कमीशन तो चार्ज करेगी, फ्री में तो कौन सेवा करता है आज, ठीक है, तो नहीं करने वाले, तो इसको अपन कहते हैं। बात समझ में आई अच्छे से। चलिए फिर हम बात करते हैं ट्रैवलर्स चेक। ये क्या होता है भाई, देखो ट्रैवलर्स चेक एक मीडियम होता है, इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ करेंसी। अब क्या होता है ना, आप पैसे लेके जाओ, रोकड़े लेके जाओ किसी कंट्री में या कहाँ पे, तो सीधी सी बात है लूटपाट ये वो टेंशन तो होती है ना, ठीक है, कि कोई लूट ना ले, कहीं गुम ना हो जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, हज़ार टेंशन होती है। तो ट्रैवलर्स चेक जो है वो क्या है ना, वो करेंसी के बदले में, आपको करेंसी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास क्या होना चाहिए, ट्रैवलर चेक होना चाहिए। अब कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल व्हेन अ पर्सन इज़ ट्रैवलिंग, ठीक है, जब एक इंसान कंट्री टू कंट्री मतलब कंट्री के अंदर या अब्रॉड जब ट्रैवल करता है तो इसके लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। तो ट्रैवलर जो होता है ना वो एक टाइप का चेक कैरी करता है जो उसके लिए काफ़ी सेफ होता है, जैसे मैंने कहा कि कैश वैश चोरी वोरी होने के टेंशन होती है, तो उससे वो थोड़ा सा रिलैक्सड हो जाता है। अब बिफोर लिविंग फॉर अ टूर सॉरी, ठीक है, वैसे तो ठीक है चलो रहने दो। तो बिफोर लिविंग फॉर अ टूर द पर्सन कैन डिपॉजिट द सर्टेन अमाउंट, ठीक है, जैसे कि मुझे जाना है दुबई, ठीक है, तो मैं 5 लाख रुपए डिपॉजिट कर लूँगी बैंक के अंदर, ओके, मेरी सिग्नेचर वगैरह वेरीफाइड हो जाएगी और उसके बाद मुझे बैंक ट्रैवलर्स चेक देगी, जितना मैंने 5 लाख भरे तो मुझे 5 लाख का ट्रैवलर्स चेक देगी, ठीक है। द पर्सन कैन देन विड्रॉ, उसके बाद ये पैसा जो है ये चेक के थ्रू, मैं फॉरेन जा रही हूँ, जहाँ पे जा रही हूँ मैं वहाँ पे बैंक्स में, ठीक है, और मुझे बताएगी ये बैंक मुझे बताएंगे कि उनका किन बैंक्स के साथ लिंकअप है, ठीक है, सबके साथ तो नहीं होगा, ठीक है, किन के साथ लिंकअप है, तो मुझे कौन से फॉरेन बैंक के पास जाके अपना पैसा जो है वो कैश करवा सकती हूँ मैं। सो बाय डूइंग द सेम साइन, ठीक है, जो साइन मैंने इस बैंक में किए सेम साइन मुझे फॉरेन वाली बैंक में भी करनी पड़ेगी, तब जाके मुझे वो जो ट्रैवलर्स चेक का जो पैसा है वो मेरे को मिलेगा।
दीज चेक्स आर वेरी रिलायबल एंड ट्रांसफरेबल टू, हाउएवर देयर यूज़ हैज़ डिक्रीज। ठीक है, देखो ATM फैसिलिटी वगैरह आ गई तो इसके लिए भी इतना ज़्यादा यूज़ तो कोई करता नहीं है इसको, बट ठीक है अभी भी दे आर गिविंग यू द फॉर्म्स। तो ये थोड़ा सा स्पेसिमेन मैंने आपको दिया हुआ है, आपको पता चले। पूरा प्रिंटेड है, देख रहे हो आप, ये चेक पूरा प्रिंटेड होता है। और जैसे यहाँ पे कितना है, 1000 रुपये का है। ठीक है, तो मैंने 5 तो लिटरली यहाँ पे 5 लाख का नाम लिखा होगा। अब चेक एक ही मिलता है, ठीक है, जो अमाउंट आप करते हो वो पूरा प्रिंट करके आपको यहाँ पे मिलता है। अकाउंट नंबर ये वो बैंक का आएगा, ठीक है, सब कुछ इस तरीके से पूरा आपको डिजिटल प्रिंट करके मिलता है, लिखा हुआ हाथ से कुछ भी नहीं होता है। बात समझ में आई अच्छे से? ठीक है, तो इस तरीके ट्रैवलर चेक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। व्हाट इज़ डिमांड ड्राफ्ट और कैसे जनरेट किया जाता है? ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है वो अपन देखते हैं। सो डिमांड ड्राफ्ट जिसको अपन शॉर्ट में DD बोलते हैं, तो DD एक टाइप का चेक होता है जो बैंक इशू करती है टू द अनदर बैंक या ब्रांच आस्किंग इट टू पे मनी टू द पर्सन ऑर्गेनाइजेशन हुज नेम इज़ मैंशनड ऑन इट। ठीक है, तो क्या है कि बैंक जो है वो डिमांड ड्राफ्ट इशू करेगी, ठीक है, किसी बंदे के नाम पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे जिसको मुझे पेमेंट करना है। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट इज़ अ वेरी सिक्योर मीडियम फॉर सेंडिंग मनी टू अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो एक बहुत ज़्यादा सेफ होता है। समझो कि आपको स्कूल में पैसे पे करने हैं तो आप डिमांड ड्राफ्ट दे दो उनको। ठीक है, आप डिमांड ड्राफ्ट दे सकते हो, तो सिक्योरिटी रहती है यहाँ पर। अब सुनना इसमें क्या है, तो डिमांड ड्राफ्ट ऐसे नहीं होता है ना, ठीक है, तो फॉर्म फिल करना पड़ता है। सो द पर्सन हु विशेज़ टू सेंड मनी फिल्स अ फॉर्म इन द बैंक। ठीक है, बैंक में वो पूरा एक फॉर्म आता है वो फिल करेगी। ठीक है, उनको रिक्वेस्ट करेगी कि एक DD बना के दो, पूरी डिटेल्स उसके अंदर लिखी होती है, वो फॉर्म देंगी। ठीक है, DD बना के दो। बेस्ड ऑन दिस, वो जो पूरी डिटेल्स मेंशन की थी फॉर्म में, उसके हिसाब से बैंक जो है वो DD प्रिंट करेगा। जिसको ये पैसे पहुंचाने हैं उस रिसीवर का नाम वहाँ पे लिखा जाता है। और लाइक जैसे यहाँ पे अगर BOB है तो वो वहाँ के BOB जो उसका दूसरा ब्रांच होगा, ठीक है, या जो बैंक में जाना होगा, ठीक है, वहाँ पे वो उनको बोलेगी कि आप पेमेंट कर देना, रिसीवर को आपके पास आएगा। इफ़ द बैंक इशूड अ ड्राफ्ट, ठीक है, तो ड्राफ्ट आ गया उसके अंदर, तो जो भी उसमें पैसा लिखा हुआ है वो दैट कैन बी एनकेश ओनली इन द सेम ब्रांच। ध्यान देना क्या है, ठीक है, सेम ब्रांच में ही। इफ़ द बैंक इशूज अ ड्राफ्ट दैट कैन बी एनकेस्ड ओनली इन द सेम ब्रांच दैट इज़ कॉल्ड द पे ऑर्डर। बात समझ में आई? अगर सेम ब्रांच में होता है, ब्रांच मतलब कि समझो कि ये मेरा एक एरिया है अहमदाबाद, ठीक है, आई एम लिविंग इन अहमदाबाद, तो अहमदाबाद का जो BOB बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है, वो ब्रांच, तो वहाँ पे मैंने DD लिखा मिसेस गुप्ता के नाम पे। ठीक है, तो मिसेस गुप्ता जो है वो सेम ब्रांच में जाएंगी और सेम ब्रांच में जाके जब वो पैसे कलेक्ट करती है तब उसको अपन बोलेंगे पे ऑर्डर। बात समझ में आई? अगर दूसरी ब्रांच या दूसरी बैंक है तो उसको डिमांड ड्राफ्ट कहेंगे। जब उसी के अंदर ही वो आ जाता है तब उसको हम पे ऑर्डर कह देते हैं। बस इतना सा ही फ़र्क है इसके अंदर। ठीक है, सो द सेंडर ऑफ द DD नीड्स टू पे सर्टन कमीशन। अगेन इसके लिए भी आपको बैंक को पैसे देने पड़ेंगे, कमीशन तो मिलती है बैंक को इन सब के लिए। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ सेविंग अकाउंट? सेविंग अकाउंट क्या होता है आइए देख लेते हैं। देखो, सेविंग अकाउंट जो है एक बंदा, ठीक है, एक सेविंग अकाउंट ओपन करता है बैंक के अंदर, जिसका उसका उद्देश्य यही होता है कि भैया मैं अगर 2500 रुपये कमा रहा हूँ तो 20,000 खर्चा करके 5,000 जमा करूँगा मैं, और 5,000 जो है वो मैं सेव करूँगा। तो ये एक तरीके का सेविंग होता है। ठीक है, और बैंक में रखोगे तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, तो पैसा बढ़ता ही जाएगा, कम तो होता नहीं है। द कस्टमर अर्न्स इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ही मेंटेन्स इन हिज अकाउंट। ठीक है, कस्टमर जो है उसको जो है ना इंटरेस्ट मिलता है अगर अब अपने अकाउंट को मेंटेन करता है, पैसे बढ़ता जाता है। जनरली सेविंग अकाउंट के अंदर एक चीज़ होती है कि आपको कुछ पैसा जो है वो मेंटेन, मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ता है, वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कोई बोलेगा 1,000 रुपये करना ही, अगर 1,000 रुपये से कम होगा तो हम आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। कोई 5,000, कोई 1,000, बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। तो मिनिमम बैलेंस सेविंग अकाउंट्स के अंदर आपको वो मेंटेन करना पड़ता है। जनरली अ पर्सन कैन विड्रॉ मनी ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स पर मंथ। ये भी चीज़ है, सेविंग अकाउंट में ऐसा नहीं मन किया आज निकाल दिया ना। सेविंग अकाउंट के अंदर आपको बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपके पास 2-3 बार ही ऐसा होता है कि मंथ में आप उसमें से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। सो अभी ये जो विड्रॉ पैसे विड्रॉ करने होते हैं, या तो वो चेक के थ्रू कर सकते हो, या विड्रॉवल स्लिप आती है। कभी पापा इनके साथ बैंक चले जाना, लिटरली वहाँ पे एक बॉक्स बना होगा, वहाँ पे स्लिप्स पड़ी रहती हैं। ठीक है, वो आप स्लिप फिल कर लोगे तो आपको बैंक से पैसे मिल जाते हैं, या तो फिर ATM कार्ड। अभी तक चले ATM कार्ड काफ़ी ईजी हो गया है तो लोग उसी को ही फॉलो करते हैं। अ सेविंग अकाउंट कैन बी ओपनड
ऑन एन इंडिविजुअल नेम, ठीक है, या तो एक इंडिविजुअल के नेम पे होगा या तो कई बार जॉइंट अकाउंट होता है। जॉइंट अकाउंट कैसा होता है, हस्बैंड वाइफ का जॉइंट अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं। एंड यहाँ तक कि उसके अंदर जो है ना वो नॉमिनी का नाम भी लिखा जाता है। जैसे कि मेरा अगर सेविंग अकाउंट है तो सीधी बात है, कल को मुझे कुछ हो जाए तो जो मेरे पैसे सेव हो किसको, तो कोई तो लेगा ना, ठीक है, तो उनका नॉमिनी का नाम मैं उसके अंदर लिख दूंगी। तो सेविंग अकाउंट के अंदर नॉमिनी का नाम आता है। इन सेविंग अकाउंट्स द बैंक प्रोवाइड्स द कस्टमर द फैसिलिटी ऑफ, ठीक है, अब यहाँ पर सेविंग अकाउंट के अंदर जो कस्टमर्स को फैसिलिटी मिलती है वो मिलती है बाय आप डिपॉजिट और कर सकते हो, विड्रॉ भी कर सकते हो, चेक, किसी को चेक देना है तो आप सेविंग अकाउंट के नाम पे अपना चेक दे सकते हो, एटीएम कार्ड वगैरह भी आपको मिल ही जाते हैं। बैंक गेट्स अ लार्ज डिपॉजिट्स थ्रू द सेविंग अकाउंट्स, ठीक है, बैंक को काफ़ी अच्छा खासा पैसा मिल जाता है इसके लिए। उन्हीं सेविंग अकाउंट्स का के बलबूते पे तो बैंक जो है वो अपना प्रॉफिट कमाती है, ठीक है, तो वो मिलता ही है उनको। चलिए अब बात करते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है, सीधी बात है, एक अकाउंट जो ओपन किया जाता है ऑन एन इंडिविजुअल्स नेम, ठीक है, या तो उसके बिजनेस के नाम पर, और जहाँ पे डे टू डे ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, पैसे निकालना डालना होता रहता है उसके अंदर, इसको अपन बोलते हैं करंट अकाउंट। इसमें आप कितना भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, ठीक है। अगेन करंट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन के लिए ही होता है। मैंने आगे बताया था आपको जब हम ओवरड्राफ्ट वन की बात कर रहे थे। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है करंट अकाउंट पे, ठीक है। करंट अकाउंट में आपके पास 10 लाख भी होंगे ना, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सेविंग अकाउंट में 1 लाख भी होगा तो इंटरेस्ट मिलेगा। बट क्या होता है, मैंने कहा कि ट्रांजेक्शन तो बहुत होते हैं ना बिजनेस के अंदर, तो ये बिल भर दिया, यहाँ पे पैसा दे दिया, यहाँ से पैसा आया, तो इसके लिए आपको यहाँ पे लाइक करंट अकाउंट खुलाने का अलावा कोई ऑप्शन होता नहीं है, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव चीज़ तो है कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं मिलता। इन एडिशन उसके बदले हम लोगों को बैंक को पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। बैंक हमसे चार्जेस कलेक्ट करता है टू प्रोवाइड सेवरल फैसिलिटी, और तो भाई हमारा अकाउंट मेंटेन करने के लिए। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है ट्रांजेक्शन्स की, कितना भी आप कर सकते हो, ओके। यहाँ तक कि इस करंट अकाउंट के थ्रू आपको लोन्स भी मिलते हैं बैंक के थ्रू, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो है बेटा वो तब खुलता है जब किसी को अपना पैसा सेव करना होता है। तो आप बोलोगे मैम फिर तो सेविंग अकाउंट है ना, तो ये फिर क्या है, आते हैं मेन पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यू हैव टू डिपॉजिट इट रेगुलरली इन दिस अकाउंट एंड अर्न द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द अकाउंट टर्म। यहाँ पे आपको रिकरिंग मतलब कि हर महीने, समझो कि सेविंग अकाउंट में मैंने 3 लाख रुपए डाल दिए, बात ख़त्म, ठीक है। उसके बाद मैं उसमें और कोई पैसा नहीं डाल सकती। अगर डालना भी डालता तो रिकरिंग नहीं होता, रेगुलर नहीं होता। जबकि इसके अंदर क्या है ना, समझो कि मैंने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवा दिया, तो मेरे को क्या है, हर समझो मैं 5,000 खुलवा, तो मुझे हर महीने 5,000 रुपये डालने हैं कंपलसरी। हर महीने मुझे 5,000 रुपये इस बैंक में डालने हैं, इस बैंक में डिपॉजिट करने हैं, तो इसके लिए ये हो गया रिकरिंग। सेविंग अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं होता, कंपलसरी डिपॉजिट वगैरह करना ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। मन किया तो करो, निकालना है निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं होता उसके अंदर। तो यहाँ पे वन नीड्स टू कंपलसरी डिपॉजिट अ प्री डिटरमाइंड, जैसे 5,000 2,000 जो भी, ठीक है, जो भी आपका अमाउंट होता है वो आपको हर महीने इस अकाउंट में डालना पड़ता है। डेट फिक्स होती है, 10 तारीख से पहले डाल देना है, वॉट एवर। द बैंक रिटर्न्स द एंटायर अमाउंट, पूरा का पूरा अमाउंट विथ द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द अकाउंट टर्म उनको मिल जाता है। अकाउंट टर्म मतलब 1 साल, अकाउंट टर्म मतलब 1 साल का टर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है देन द सेविंग अकाउंट, और लोअर और ऑलमोस्ट नियर टू द इंटरेस्ट ऑन द फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स, ठीक है, एफडी के हिसाब से। तो ध्यान देना, मैं क्या बोला, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो सेविंग अकाउंट है ना, सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है, बट फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के कंपैरिजन में रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होता है। पॉइंट समझ में आई। सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, बट फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एफडी बोलते हैं, सुना होगा पापा के मुंह से आपने, एफडी के अकॉर्डिंग ये लो इंटरेस्ट रेट देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि एफडी क्या होता है, चलो आइए देख लेते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मैं आपको अच्छे समझा पा रही हूँ, है ना। तो समझा पा रही हूँ तो एक कमेंट कर दो ना बेटा, ठीक है, कमेंट कर दो, बताओ कि कैसा लगा लेक्चर, ठीक है, प्लीज़ 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 प्लीज़। और साथ साथ में लाइक का बटन दबा दो। देखो ये एक्चुअली ये ऐसे वीडियोस हैं या हम वो कर रहे हैं जहाँ पे आपको रुपया भी खर्च नहीं करना है, ओके। यहाँ पे आपका 1 भी रुपया खर्च नहीं हो रहा है, बस आपको सिर्फ प्यार से लाइक बटन करना है और प्यार से कमेंट कर देना है, और आपके फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर देना। ये 3 चीज़ें करनी है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, आपका भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। तो
अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है, वर्दी लग रहा है, आपको लग रहा है कि येस यू आर गेटिंग ऑथेंटिक मटेरियल एज वेल एज गुड एक्सप्लेनेशन, तो मुझे आपका सपोर्ट इस तरीके से चाहिए होगा. आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनी काइंड ऑफ मनी, आई एम जस्ट आस्किंग योर सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ द शेयरिंग, लाइकिंग एंड कमेंटिंग माई वीडियो. चलिए बस इतनी सी रिक्वेस्ट करनी थी. अब देखते हैं हम लोग कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है. तो देखो, एन अकाउंट ओपन विद द एम ऑफ द अर्निंग फिक्स. ठीक है, अब ये अकाउंट फिक्स डिपॉजिट एफडी करते हैं भाई, एक पैसा मिलता जाए. रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है इसके अंदर. ओके, विद अ पीरियड विद अ फिक्स अमाउंट टू बी डिपॉजिट ऑल एट वंस एंड वाइल ओपनिंग द अकाउंट, इसको हम कहते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट. अब जैसे कि 10 लाख रुपए हैं, ठीक है, 10 लाख मेरे को यहाँ पे भर देने हैं और मुझे अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा. उसके बाद मुझे इसमें कोई पैसे भरने की ज़रूरत नहीं होती है. कन्फ्यूजन आया कन्फ्यूजन. ऐसा लगा कि फिर सेविंग अकाउंट में भी तो यही कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे भी यही कर रहे हैं, मैम कन्फ्यूज़ हो गए हम लोग. देखो, मैं आपको क्लियर बता देती हूँ, सुनो ध्यान से, अच्छे सुनो. सेविंग अकाउंट के अंदर आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो जब भी आपका मन करे, आप पैसे उसमें ऐड कर सकते हो जब भी आपका मन करे. बात समझ में आई? ठीक है, आपको 3 महीने के बाद एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, वहाँ पे आपने डिपॉजिट कर लिया, सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट हो गया, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, आप कर सकते हो. फिक्स डिपॉजिट के अंदर आपके पास पहले ही आपको डिसाइड करना है कि कितना अमाउंट आपको बैंक में डालना है. 10 लाख रुपए डाल दिए, उसके बाद ये फिक्स डिपॉजिट कुछ टर्म के लिए क्लियर, लाइक 5 साल के लिए है, 10 साल के लिए, वो आप देखोगे. और उसके पहले ना आप उसको निकलवा सकते हो और ना ही कोई एक्स्ट्रा अमाउंट उसके अंदर और आप ऐड कर सकते हो. ठीक है, 10 लाख अगर आपने 10 साल के लिए किया है तो वो 10 साल तक बैंक आपको इंटरेस्ट देती जाएगी और 10 साल के बाद आप उसको निकाल सकते हो. बात समझ में आई? ओके, दैट्स इट. सेविंग अकाउंट क्लियर हुआ, ये क्लियर हो गया. रिकरिंग तो मैंने कहा था कि ये भी सेविंग की तरह ही है, बट आपको इसके हर महीने फिक्स डिपॉजिट आपको डालनी पड़ेगी, फिक्स अमाउंट आपको वहाँ पे देना पड़ेगा. ठीक है, नाउ यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्त होता है, मतलब काफ़ी हाई होता है. हाउएवर, जैसे मैंने कहा कि आप पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते हो जब तक आपका टर्म ख़त्म नहीं होता है. और अगर आपको विड्रॉ करना है, समझो कि बहुत ज़रूरत पड़ गई, विड्रॉ करना ही पड़ेगा, तो फिर एज अ पेनल्टी बैंक जो है आपका कुछ पैसा जो है वो निकाल देगा, मतलब आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है, मतलब कुछ अमाउंट आपसे निकाल देगी. समझो कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एफडी में कर रहा था फॉर एग्जांपल, तो फिर आपको 5% देगी, 5% वाला खुद ही निकाल देगी, क्योंकि इसको तो लॉस हो रहा है ना. आपने 10 साल के लिए रखा था और आपने समझो कि 6 साल में निकाल रहे हो, 4 साल का तो उसको लॉस हो गया, उसको तो उतना इंटरेस्ट, क्योंकि बैंक का तो नुकसान होगा तो वो तुमसे नुकसान की भरपाई करेगी ना, तो आपका वो पैसा काट लेगी. ठीक है, जनरली तो मैंने कहा कि बैंक अलाउ तो करता नहीं है बिफोर द टर्म, कभी भी, लाइक जब तक मैच्योरिटी नहीं आती तब तक तो नहीं करे, क्योंकि वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है. ठीक है, तो आपको पैसा दे रहा है तो वो सामने से कमाएगा भी ना, तो कमाने के लिए तो आपका पैसा कहीं ना कहीं उसने इन्वेस्ट किया होगा. ठीक है, सो बैंक गारंटीज द कस्टमर टू रिटर्न हिम हिज डिपॉजिट अलॉन्ग विद द अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द टर्म. ठीक है, तो इसके लिए जनरली क्या होता है ना, फिक्स डिपॉजिट जैसे पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के नाम पे कर देते हैं. स्पेशली लड़की पैदा होती है भाई 18 साल के बाद, उसको एजुकेशन में, इन सब में, मैरिज वगैरह वट एवर, तो स्पेशली पापा वगैरह जो होते हैं ना वो अपनी बेटियों के नाम पे एफडी करवा ही लेते हैं. आप किसी के मुँह से भी सुनना, ठीक है, बोलेंगे अरे बेटी के नाम पे एफडी की हुई है, 1-2 जितनी उनकी कैपेसिटी होती है वो एफडी करवा लेते हैं. बहुत सारे लोग लड़कों के नाम पे भी करवाते हैं फॉर द हायर एजुकेशन, या जब लड़का बड़ा हो जाएगा तो उसको बिजनेस खुलवा के देना है तो उसके धंधे के लिए पैसे चाहिए होंगे, तो ये हमारे पेरेंट्स करते ही रहते हैं, तो ये एफडी उनका होता ही है. ठीक है, फिक्स कर ही लेते हैं वो. बट क्लियर, डन, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ अब कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो बैंक प्रोवाइड करती है हमें, चलो देख लेते हैं. एक आता है टू इशू द ड्राफ्ट. ठीक है, अब डिमांड ड्राफ्ट तो मैंने बता ही दिया. ठीक है, एक तो वही होता है, तो बेसिकली वो पूरा ऊपर जैसा ही, बट इसमें थोड़ा सा डिटेल मैंने बताया हुआ है कि क्या क्या चेक कैसे लिखना होता है. तो देखो, डिमांड ड्राफ्ट एक टाइप का चेक होता है जो बैंक लिखता है दूसरे बैंक को या अपनी बैंक की दूसरी ब्रांच को. ठीक है, तो ये पूरा ऊपर की तरह ही सेम. सो पर्सन हु विशेस टू सेंड द मनी, उसको फॉर्म फिल करना होता है. ठीक है, और उस बैंक का नाम वाम सब जो है वो वहाँ पे लिखना होता है और रिसीवर को उस बैंक से उसको पैसा मिल जाता है. सिंस अकाउंट पेई इज मैंशनड ऑन द ड्राफ्ट, इट कैन बी डिपॉजिटेड ओनली इन द अकाउंट ऑफ द पर्सन हुज नेम रिटन ऑन इट. बात समझना. अब क्या होता है ना, जो चेक होता है ना बेटा, ठीक है, यूँ चेक होता है. ठीक है, तो चेक पे ना यहाँ पर ऐसे करके अकाउंट लिखा जाता है, ऐसे करके चेक के ऊपर. ठीक है, तो ये जो है ना, इसका मतलब कि ये उसी के ही खाते में पैसा जाएगा जिसका नाम वहाँ पे लिखा हुआ है कंपलसरी.
अनलाइक चेक, डिमांड ड्राफ्ट कभी बाउंस नहीं होता है, डिमांड ड्राफ्ट कभी बाउंस नहीं होता, याद कर लेना। द सेंडर ऑफ द DD नीड्स टू पे सर्टन कमीशन टू द बैंक फॉर दिस सर्विस, ठीक है। अब इसमें जनरली क्या होता है ना बेटा, जनरली जैसे समझो कि आपने गाड़ी ली लोन पे, ठीक है, आपने लोन पे गाड़ी ली, तो लोन का पैसा जो डीलर होगा जो आपको गाड़ी बेच रहा है, ठीक है, आप बैंक को बोलोगे कि इस डीलर को आप DD दे दो, ठीक है। तो पहले तो सीधी सी बात है भाई, कितने का DD बनाना है, 25,000 का, जिसका भी जो जितना आपका अमाउंट होगा, तो पहली बात तो उतना अमाउंट तुम्हारे बैंक में होना चाहिए, है ना। फिर वो वाली बैंक जो भी सामने ऑर्गेनाइजेशन होगा उसका नाम लिख देगी, ठीक है, और वो डिमांड ड्राफ्ट उनको भेज देगी। जब सामने वाले इंसान को गाड़ी मिल जाएगी तब बैंक जो है, ठीक है, बैंक जो है वो आपको पैसा आपके अकाउंट में पहुंचा देगा, तो उसको डिमांड ड्राफ्ट। तो जब ये DD आपको DD दिया जाएगा, तो जैसे ही उस बंदे को आपने गाड़ी बेच दी, फिर आप वो DD बैंक में जाके जमा करोगे और आपको बैंक तुरंत, तो बैंक DD तभी बनाता है जब अकाउंट में पैसा होता है, ऐसे नहीं बनाता, ठीक है। इसके लिए चेक की तरह ये कभी चेक जैसे बाउंस हो जाता है, ये कभी बाउंस नहीं होता है। बात समझ में आई, क्लियर हुआ, दोबारा समझाऊँ, ठीक है। देखो पॉइंट को समझना कि मुझे आज एक एक्टिवा खरीदनी है और 1 लाख रुपए की एक्टिवा आ रही है, मुझे लोन पे वो एक्टिवा चाहिए। मैंने कहा कि मैं 25,000 डिपॉजिट भर दूंगी, ठीक है, तो डिपॉजिट मेरे बैंक से कटेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। बट क्या होता है, मैं अभी भर दूँ और सामने वो गाड़ी ना मिले फिर तो क्या करूँगी, मैं बैंक को बोलूँगी कि मेरे को DD बना के दो, 25,000 का DD बना के दो, ठीक है। ये पूरा प्रिंटेड होता है, यहाँ रिटर्न कुछ भी नहीं होता, पूरा प्रिंटेड होता है। तो वो DD निकलेगा, वो DD जो है वो मैं सामने वाला जो गाड़ी वाला है उसको दे दूँगी। जब मुझे वो गाड़ी मिलेगी, ठीक है, तब वो जो DD होगा वो बैंक में जमा करेगा सामने वाला बंदा, और मेरी बैंक उसको पैसा दे देगी। तो इसके लिए ना उसका ना चेक बाउंस होने की टेंशन है और ना ही मुझे कोई टेंशन है, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रॉड वगैरह कुछ होता नहीं है। उसके अलावा बैंकर्स चेक, पे ऑर्डर मैंने बताया था ना, ठीक है, याद कर लेना। DD किसी और बैंक के लिए भी इशू होता है, बट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पे ऑर्डर DD की तरह ही होता है, बट ये जो चेक होता है दैट इज इशूड बाय द बैंक अगेंस्ट द पेमेंट इज एक्सेप्ट, ठीक है। पेमेंट एक्सेप्ट करने के बाद ये पे ऑर्डर निकलता है। अभी जो चेक जो है वो बैंक इशू करेगा, इसके लिए इसको हम बैंकर्स चेक बोलते हैं, क्योंकि सामने वाला बंदा फाड़ के नहीं दे रहा चेक मेरे को, बैंक में को चेक दे रहा है वो, ठीक है। तो पे ऑर्डर हम लोग जो है वो, ये ध्यान देना, सिर्फ सेम सिटी में ही होगा, ठीक है। समझो मैं अहमदाबाद में हूँ तो मेरे को अहमदाबाद में ही पैसे कैश करके मिलेंगे, मेरे को उदयपुर की बैंक ऑफ बड़ौदा में जाऊँगी तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे वहाँ से, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, मतलब कि RTGS। चलो देख लेते क्या है। अब RTGS जो है वो एक तरीके का फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है, वेयर इन वन कैन ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम वन बैंक टू द अनदर बैंक विद इन द इंडिया। ये याद करना, खाली इंडिया में ही होता है, ऑन अ रियल टाइम बेसिस। रियल टाइम बेसिस का मतलब कि मैंने अभी पैसे डाले, उसको बोले पैसे मैंने डाल दिए, वो ऑन द स्पॉट उसको पैसे मिल गए, रियल टाइम, ठीक है, ऑन द स्पॉट। कोई 3 दिन नहीं लगेंगे, कोई 24 घंटे लगेंगे, ऑन द स्पॉट। सो द मनी विल बी ट्रांसफर्ड इमीडिएटली विदाउट वेटिंग द पीरियड, और उसको हम कहते हैं ग्रॉस सेटलमेंट। ग्रॉस सेटलमेंट मतलब कि आमने सामने अभी का भी पूरा हिसाब क्लियर, ठीक है, हिसाब पूरा क्लियर हो जाए, उसको कहते हैं ग्रॉस सेटलमेंट। द बैंक थ्रू विच RTGS इज़ डन, ठीक है, जो बैंक RTGS करती है, सबकी सब नहीं करती है ना, सबको परमिशन लेनी पड़ती है RBI या सेंट्रल बैंक से, तो उसको अपन बोलते हैं RTGS मेंबर बैंक। और हर एक मेंबर बैंक जो भी RTGS करती है उसको एक यूनिक कोड दिया जाता है, उसको अपन बोलते हैं IFSC कोड। क्या बोलते हैं बेटा? IFSC कोड। जो ये कोड उस बैंक की पहचान होती है। इसमें 11 नंबर होते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक, मतलब थोड़े बहुत लेटर्स होंगे, थोड़े बहुत नंबर्स होंगे, ठीक है। द इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट, याद कर लें, द इंस्टीट्यूशन फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, मतलब कि IDRBT हैदराबाद प्रोवाइड्स IFCS कोड टू ऑल द बैंक्स। ये ध्यान देना, 1 मार्क में आ जाएगा। अब देखो, ये मैंने आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है चेक का, ठीक है। तो ये HDFC का समझो है, यहाँ पे अकाउंट, अब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है RTGS, NEFT, IFC कोड दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कोड जो है वो यूज़ किया जाता है। पापा को बोलना, पापा मेरे को एक बार चेक तो दिखाओ। पापा के जब चेक आप देखोगे ना, उनसे पूछना कि IFC कोड कहाँ लिखा होता है, तो आपको बताएंगे पापा कि यहाँ लिखा होता है, ठीक है। तो IFC कोड आप देखना। तो जैसे कि यहाँ पे मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मैं आपको एक बार ये दिखा दूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है HDFC 00015888 ऐसे करके, तो लेटर्स और नंबर्स दोनों आ गए ना, ऐसे करके लिखा होता है, ठीक है। ये IFC कोड NEFT, IMPS, RTGS के अंदर यूज़ होता है। अब IMPS अपने में नहीं है, NEFT है, अभी अपन उसी की बात कर लेते हैं। अब NEFT क्या होता है?
देखो NEFT जो होता है, अगेन इट इज स्टैंड फॉर द नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है। ये बेसिकली अगेन इट इज़ एन इंडियन ब्रांच सिस्टम जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पैसे जो है वो एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। द बैंक और द ब्रांचेस दैट सपोर्ट्स NEFT, वो NEFT नेटवर्क में काउंट होती है। जो पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं फ्रॉम द अकाउंट ऑफ द सेंडर टू द अकाउंट ऑफ द रिसीवर हैविंग एन अकाउंट इन द सेम बैंक और अनदर बैंक विया इंटरनेट, सेम बैंक भी हो सकती है और दूसरी बैंक भी हो सकती है, वो इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इन ऑर्डर टू ट्रांजेक्शन, ठीक है, ट्रांजेक्शन करने के लिए IFSC कोड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी बैंक में अगर मुझे कहीं से पैसे चाहिए तो आई नीड कि मेरी बैंक को IFSC कोड होना चाहिए, वो उसका मेंबर होना चाहिए, ठीक है। तो जब IFSC कोड मैं सामने वाले को दूंगी तो मेरे को वो पैसे भेजेगा। द ट्रांसफ़र ऑफ मनी यूजुअली टेक्स द प्लेस ऑन द सेम डे, हाउएवर यहाँ पे थोड़ा बहुत लाइक आर्ली का टाइम, मतलब कुछ घंटे लग जाते हैं। उसमें क्या था, फटाफट ऑन द स्पॉट, इसमें कुछ घंटे लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदे ने पैसे लाइक ट्रांजेक्शन इनिशिएट किया तो इट्स सेटलमेंट टाइम इज़ ओवर, ही नीड्स टू वेट टिल द नेक्स्ट सेटलमेंट टाइम टू गेट इट्स फंड ट्रांसफ़र, ठीक है, उसको टाइम करना पड़ेगा। अब सेटलमेंट स्लॉट्स जो हैं वो बेसिकली गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं, RBI डिसाइड करती है कि कितने टाइम में पैसे पहुंचाने हैं। क्योंकि देखो, समझो कि मैं अहमदाबाद में हूँ और मुझे पैसे चाहिए केरला से, तो टाइम लग जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो वो RBI सब कुछ चेकआउट कर लेती है। अब नेक्स्ट इज़ द बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो ये वाला जो मैं आपको बता रही हूँ ना, यहाँ पे आपको लाइक सिर्फ शॉर्ट नोट के थ्रू भी पूछ सकते हैं कि इन्हीं का शॉर्ट नोट, ठीक है। तो वो आप चीज़ करते रहना। जैसे मैंने कहा कि इसी के अंदर मैंने सब कुछ कवर अप कर लिया है, ओके। तो अभी बैंक ओवरड्राफ्ट की बात कर लेते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ये फैसिलिटी दी जाती है बिजनेसमैन को हैविंग द करंट अकाउंट। अपन ने आगे देख लिया ना ओवरड्राफ्ट का, बस वही है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो जितना मनी है हमारे पास उससे ज़्यादा अगर हमें विड्रॉ करना होता है तो उसको अपन बोलेंगे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है। इसके लिए गारंटर को कुछ ना कुछ सेल्फ गारंटी या एश्योरेंस जो है वो देना पड़ता है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। वन नीड टू पे इंटरेस्ट ओनली ऑन द अमाउंट विड्रॉवन इन एक्सेस, ठीक है। अगर ज़्यादा अपन लेते हैं तो जितना ज़्यादा लिया उतना अपन को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये तो अपन ने पहले ही कर लिया, तो उसी बैंक ओवरड्राफ्ट या ओवरड्राफ्ट सेम ही बात आ गई। कैश क्रेडिट मैंने बता ही दिया उसके अंदर, अब हालांकि हम लोगों ने वो चीज़ कर भी लिया, ठीक है। तो ये बेसिकली ड्राइंग अकाउंट, मतलब कि जो आपका कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है, उसमें से आप पैसे विड्रॉ कर लेते हो कुछ स्पेसिफिक क्रेडिट लिमिट के लिए बाय गिविंग सम सिक्योरिटी। अब मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था, ठीक है। तो सिक्योरिटी के हिसाब से आपको करना पड़ता है। उस पर सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी अपने माल सामान को लेकर, आपकी बिजनेस की जो चीज़ है ना उसके बेस में सिक्योरिटी देनी पड़ती है कैश क्रेडिट पे। जबकि ओवरड्राफ्ट में आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है आपके एसेट्स जो भी होते हैं उसके बेसिस पर, ठीक है। लोन की बात कर लेते हैं। तो सीधी सी बात है, कुछ अमाउंट ऑफ मनी बैंक जो है वो लाइक बोरोवर को देगी लॉन्ग या शॉर्ट टर्म के लिए सिक्योरिटी के हिसाब से उसको कुछ ना रखेगी, उसको हम कहेंगे बैंक लोन, ठीक है। बहुत टाइप के लोन्स जो हैं, घर लोन, रिनोवेशन, व्हीकल, एजुकेशन लोन, ठीक है। टू मेक श्योर कि बोरोवर जो है वो लोन बैंक को टाइम टू टाइम देता जाएगा और इसके लिए वो बोरोवर की कोई ना कोई सिक्योरिटी जो है वो वहाँ पे रख देती है, स्पेशली फॉर द इमूवेबल प्रॉपर्टीज़। जैसे कि भाई कोई ऑफिस आ गया, घर आ गया, जिसको ऐसे नहीं लेके चला जाए, तो इसके लिए यहाँ पे गाड़ी वाड़ी का नहीं लेती है, ओके। और उसको अपन बोलते हैं मॉर्गेज। टर्म्स कंडीशंस जो होते हैं वो सेट किए जाते हैं, भाई कितने टाइम में वो पैसे दे दिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ डिमांड ड्राफ्ट, एक्सप्लेन द प्रोसीजर। अभी मैंने शायद क्वेश्चन 2 बार रिपीट कर लिया है भूल से, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी पहले हो चुका था, तो सेम ही है, इसके लिए सॉरी। ये एक रिपीटेशन वाला शायद मुझसे क्वेश्चन आ गया है, ध्यान नहीं रहा होगा मेरा, ठीक है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सीधी बात, आप वहाँ पे लर्न कर लोगे तो इसको करने की तो ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो मैं इसको ओमिट करती हूँ। हाँ, मैंने ये वाला डाला हुआ है, ठीक है। तो मैंने इसमें डाला था इसके अंदर। तो बेटा देखो, ये ना मैंने आपको दिया हुआ है एक स्पेसिमेन कॉपी, ठीक है, जिसमें आप इसको थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लिया। ये होता है डिमांड ड्राफ्ट। मैंने कहा था ना आपको आगे वाले क्वेश्चन के अंदर कि ये पूरा प्रिंटेड होता है, ठीक है। ये बैंक कभी भी हाथ से नहीं लिखता है ये। तो देखो यहाँ पे जो भी कितने पैसे डालने हैं वो लिखा होगा, ठीक है। ऑन द डिमांड ऑफ पे, जैसे कॉमेटिक करके ये कंपनी का इन्होंने नाम दिया हुआ है, तो वो है, ठीक है। पूरा चेक की तरह ही आता है, पूरा ये चेक की तरह आता है, दिख रहा है। तो ऐसे डिमांड ड्राफ्ट बनता है जो बैंक बनाती है। ये डिमांड ड्राफ्ट के लिए जो हमें फॉर्म फिल करना होता है उसका भी मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा देख के रखा हुआ है, ठीक है। तो देखो ये ऐसे करके पूरा ये बड़ा सा। अच्छा, अब ना बैंक टू बैंक अलग अलग होता है, फॉर्म भी होता है ना। देखो आज आप किसी भी स्कूल कॉलेज में फॉर्म भरने जाओगे तो थोड़ा थोड़ा चेंज तो रहेगा ही रहेगा। तो ये समझो कोटक महिंद्रा का एक है, तो डिमांड ड्राफ्ट करना है या फंड ट्रांसफ़र करना है तो आप टिक कर लो भाई, डिमांड ड्राफ्ट है टिक कर लिया।
बेनिफिशियरी नेम मतलब जिसके नाम का है वो अपन बनाएंगे। पेबल एट, ठीक है, किस कहाँ पे पे करना है, कितना अमाउंट पे करना है, बैंक कितना कमीशन लेगी, वो तो खैर वो तो बैंक खुद ही लिख देती है, ठीक है। टोटल कितना अमाउंट रहेगा वर्ड्स वगैरह में पूरा लिख दो। ओके, यहाँ पे जो बेनिफिशियरी का, ठीक है, हम यहाँ तो आप फंड ट्रांसफर में टिक कर डिमांड ड्राफ्ट में, बट फंड ट्रांसफर थोड़ा सा अलग होता है, अभी इसकी बात कर नहीं रहे हम लोग। सेटलमेंट का मोड क्या है कि भाई आपके डेबिट अकाउंट में से आपका नंबर लिख दो, चेक नंबर लिखो। चेक नंबर तो जो बैंक इशू करती है ना, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट, उसका जो चेक नंबर होता है वही। अकाउंट नंबर आ जाएगा, ठीक है, फिर कैश में पे करना है वो सब कुछ आ जाता है। फिर लाइक उसके बाद कंस्ट्रक्शन फॉर कलेक्शन, प्लीज़ होल्ड, आई विल कलेक्ट, प्लीज़ हैंड ओवर टू द बेयरर, मतलब कि मैं क्या बोल रही हूँ भाई, जब तक मैं पैसे कलेक्ट करूँ तब तक रुकना है, ठीक है, या तो फिर जो जिसको मुझे पैसे देने हैं, ठीक है, उसको हैंड ओवर कर देना है। ऐसे करके आपको दोनों में किसी एक पे टिक करना है, साइन करनी है, ठीक है, फिर यहाँ पे बेयरर की साइन आएगी। ओके, एंड अटैच्ड टू मी एज बाय अस, तो ये पूरा कुछ इनका ये रहता है। तो इस तरीके से पूरा ये बैंक का स्लिप होता है जो आपको फिल करना पड़ता है। फिर ये प्रिंटेड मोड निकलता है और इसके बाद ये प्रिंटेड चेक जो है वो आप ऑर्गेनाइजेशन को हैंड ओवर करते हो। इतना आया समझ में, ठीक है। तो ये वाला तो अपन ने पहले ही पूरा लिख दिया था ना, तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसको रीड नहीं करती हूँ। क्या मतलब है टाइम वेस्ट करने का, पहले बता तो दिया मैंने, मुझसे गलती हुई कि मैंने पता नहीं कैसे ध्यान नहीं दिया, एक क्वेश्चन को दो बार लिख दिया। चलिए, नाउ व्हाट इज़ ई बैंकिंग, ई बैंकिंग क्या है वो अपन देखते हैं, ठीक है, इसके प्रोसेस क्या है। सो बैंकिंग ट्रांजेक्शंस डन यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब कि इंटरनेट है, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे लाइक इंटरनेट के थ्रू जो आप ट्रांजेक्शन करते हो उसको अपन कहेंगे ई बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। अब ई बैंकिंग के 3 तरीके हैं। एक तो देखो पुराना तरीका है यहाँ पर, ट्रेडिशनली द बैंक्स मेंटेन लेजर, ओके, लेजर बुक आपको अभी अकाउंट्स में आएगा लेजर करने के लिए, ठीक है। तो लेजर जो है वो हर एक अकाउंट होल्डर का बनाया जाता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जितना भी काम है वो मैन्युअली किया जाता था और रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता था वाउचर्स के अंदर, फिर सिग्नेचर्स वगैरह वो सब होते थे। ये थोड़ा बहुत आपको अकाउंट्स के अंदर वाउचर्स वगैरह बताया था, ठीक है, तो वो चीज़ आ जाती है और आपकी टीचर वगैरह ने बताया होगा। नहीं, अब नेटवर्क आ गया, इंटरनेट आ गया, तो अब इंटरनेट के थ्रू होता है तो फिर कंप्यूटर्स के थ्रू होगा। जैसे कंप्यूटर्स आए, ठीक है, तो एक ऑफिस वर्क आ गया, मतलब कंप्यूटर पर ऑफिस वर्क कर रहा है, तो बैंक्स लोगों ने कंप्यूटर का शुरू कर लिया। तो यहाँ पे जो फिजिकल लेजर, जो पूरी लेजर की किताब थी, वो रिप्लेस हो गई कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बेसिस पर। अब द कंप्यूटर्स ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ बैंक वर कनेक्टेड। अब जो भी आपके जो बगल में किसी बैंक में हम जा रहे हो उसमें कितने से कंप्यूटर होते हैं, सारे के सारे कंप्यूटर्स जो है वो एक सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं और ये हेल्प करता है टू एसेस एंड शेयर द डेटा इन ऑल द कंप्यूटर्स विद इन द ब्रांच। उसी ब्रांच में, दूसरे ब्रांच में नहीं, उसी ब्रांच के अंदर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ट्रांजेक्शन थोड़े से फास्ट हो जाते हैं और ईजी हो जाते हैं, ठीक है। फिर आता है इंटरनेट बैंकिंग। अब जब इंटरनेट सर्विसेज आई थी, देखो इसमें कंप्यूटर वाले में इंटरनेट सर्विसेज की बात नहीं कर रहे, उसमें खाली सॉफ्टवेयर अवेलेबल था, ठीक है, सर्वर के थ्रू आता था। फिर जब इंटरनेट आई तो इंटरनेट के हिसाब से अभी जो एक ब्रांच में विद इन द कंप्यूटर्स होता था, अभी ये इन्फॉर्मेशन सारी सारी ब्रांचेस, समझो कि बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर रहे हैं, आई एम लिविंग इन द अहमदाबाद सिटी, तो मेरा जो भी डेटा होगा वो गुजरात के सारे बैंक्स के बीओबी में कनेक्टेड है। मतलब फिर मैं गुजरात में कहीं पे भी जाऊंगी, मैं वो पैसे निकाल सकती हूँ, जमा, मतलब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो इंटरनेट के थ्रू ये पॉसिबल है। सो ड्यू टू इंटरनेट ऑल द ब्रांचेस ऑफ द बैंक अक्रॉस द वर्ल्ड, अच्छा मैं तो गुजरात बोला, पूरे दुनिया में, ओके, पूरे दुनिया में कनेक्टेड होता है, जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ सर्विसेज आपको बहुत ज़्यादा फटाफट मिल जाती है, क्योंकि डेटा पूरा क्लियर हो जाता है ना। आपका नाम टाइप करेंगे और सब कुछ आ जाएगा। या तो फिर आपका पान कार्ड, खाली आपसे कहेंगे आपका पान कार्ड नंबर दो, खाली आपका पान कार्ड नंबर आएगा तो पूरी कोई डिटेल उनके बैंक में, उनके कंप्यूटर में दिखाई देगी, ठीक है। तो ये होता है ना। हाउ कैन अ पर्सन मेक यूज़ ऑफ इंटरनेट टू यूज़ ई बैंकिंग। अब ई बैंकिंग के लिए इंसान जो है वो इंटरनेट का कैसे यूज़ कर सकता है। देखो अब सीधी सी बात है, बेसिकली क्या होता है ना, आपको पता होगा मोबाइल बैंकिंग और ई बैंकिंग के अभी सर्विसेज प्रोवाइड करती है बैंक। सो बैंक लोगों ने अपनी वेबसाइट्स को डेवलप किया है और कस्टमर्स को उनका आईडी दिया जाता है या उनको एक कोड दिया जाता है। कस्टमर को वो कोड जो है वो लॉगिन, बैंक की वेबसाइट पे जाकर लॉगिन करने में उनको वो कोड चाहिए होता है और उसके बाद वो ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो आते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल सीधी सी बात है, पैसे का लेन देन, ठीक है, पैसे ट्रांसफ़र करना है एक बैंक से दूसरे बैंक में, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, टैक्स का बिल भरना है, टेलीफोन का बिल भरना है, ये सब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैसे होंगे, जैसे मुझे मेरे बैंक का पूरे साल का स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है, कि कितना मैं ट्रांजेक्शन किया, तो मुझे वो पूरा चिट्ठा चाहिए।
तो वो जाएगा अकाउंट्स को, इसको अकाउंट स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। अगर मुझे नई चेकबुक ख़त्म हो गई तो मुझे नई चेकबुक के लिए वहाँ पे एप्लीकेशन डालनी है तो नॉन ट्रांजेक्शन में आ जाएगा। मुझे नया पिन चाहिए, ठीक है, मुझे कहीं का पेमेंट मैंने चेक तो दे दिया, मुझे वो चेक वहाँ पे क्लियर नहीं करवाना, मुझे स्टॉप पेमेंट करना है, तो ये अपन बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। ये भी बैंक के थ्रू, लाइक आपके मोबाइल में जो बैंक का क्या बोलते हैं ऐप होगा, उसमें ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। नाउ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ई बैंकिंग, ठीक है। अब देखो, बैंक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से ट्रांजेक्शन्स कर रही हैं। विद द अराइवल एंड एडवांसमेंट इन द इंटरनेट सर्विस, बैंक ने भी ये सारे सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करना शुरू कर लिया है, ठीक है। अक्रॉस द वर्ल्ड आपके सारे के सारे फैसिलिटी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। जो भी ब्रांच है आपका बैंक का, ठीक है, जिसमें आपने अकाउंट खुलवाया था, उसको अपन बोलते हैं होम ब्रांच। बात आई समझ में, ठीक है। जिसमें मैंने कहा अहमदाबाद सिटी, तो मेरे यहाँ पे जो मैंने अकाउंट खुलवाया होगा दैट इज़ अ होम ब्रांच। उसके बाद ई बैंकिंग जो है वो सारे के सारे ब्रांचेस को उस बैंक के साथ कनेक्ट करती है विद द सर्वर्स एंड द इंटरनेट, ताकि किसी भी ब्रांच में से, ठीक है, कस्टमर जो है वो अपना बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स कवर कर सकता है। उसके अलावा बैंक ने ई कॉर्नर्स भी सेटअप किए हुए हैं। ई कॉर्नर्स मतलब कि जैसे अपन ATM वगैरह बोलते हैं, वैसे ई कॉर्नर्स मतलब होते हैं, ठीक है, जहाँ पे पैसे विड्रॉ करना, डिपॉजिट करना, ये सब जो है वो ATM मशीन के थ्रू किया जाता है। और बैलेंस, भाई कितना अकाउंट में बैलेंस है वो भी आपको वहाँ से जान सकते हो। तो वो जो ATM का जो पूरा अपन देखते हैं ना, एक रूम है उसमें ATM मशीन है, तो दैट इज़ ई कॉर्नर हम कहते हैं उनको। जब भी कोई एक इंसान ऐसे कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करता है ई कॉर्नर में, तो सीधी बात है उसके मोबाइल नंबर पे उसका SMS आ जाता है कि आपने इतने पैसे जमा किए, इतने निकाले, इतना बैलेंस है, वॉटेवर। तो ई बैंकिंग सर्विसेज क्या होती है ना, एक तो टाइम सेव करती है, एक्सपेंस भी सेव करती है, दोनों का, कस्टमर का भी और बैंक का भी, ठीक है। फटाफट सब कुछ हो जाता है। ओके, नाउ लैंडिंग इज़ अ वेरी क्रूशियल फॉर बैंक्स। सीधी सी बात है भैया, पैसे देना ये बैंक के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है। क्यों? क्योंकि बैंक बहुत सारे लोगों से पैसे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लेती है। जो डिपॉजिटेड मनी है, ठीक है, वो क्या होता है, वो बैंक के पास रहता है, ठीक है, जिस पे उनको पैसा इंटरेस्ट दिया जाता है। ऑन द अदर हैंड जो लोग बैंक के पास जाते हैं पैसे लोन के लिए, तो बैंक यही सारे पैसे तो उनको देती है ना, ठीक है। अब इंटरेस्ट इज़ बिगर कंट्रीब्यूटर इन द बैंक सर्वाइवल एंड प्रॉफिट, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बैंक का इनकम ही यहाँ से होता है, ठीक है। उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है बैंक के पास। तो बैंक अपने एम्प्लॉयज़ को पैसा कहाँ से देगी? यहीं से तो प्रॉफिट कमाती है वो। तो जब वो हायर लोन्स पे, हायर इंटरेस्ट पे जब वो लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है, तो वो इस तरीके से बैंक जो है वो इनकम सोर्स जनरेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्या कह रहे हैं यहाँ पर? द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैवलर्स चेक हैज़ रिड्यूस्ड। अब वो देखो, मैंने एक्चुअली आगे बोल भी दिया था। अब देखो, ट्रैवलर चेक जो है वो सीधी सी बात है, हम पैसे करेंसी के अगेंस्ट इसको अपन लेते हैं, वो अपन ने पूरा आगे देख लिया था। अब ट्रैवलर जो है वो चेक कैरी करता है जो उसको लाइक सेफ लगता है, सीधी सी बात है। बट अभी एडवांसमेंट आ चुका है, ठीक है, बैंक सेंट्रलाइज्ड हो गई हैं, ATM, ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सर्विस आ गई है। इसके लिए लोग कहीं पर भी चाहते हैं तो वो पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र मनी कर सकते हैं। तो इसके लिए इफ़ इन केस अ पर्सन इज़ ट्रैवलिंग और उसको पैसे की कभी ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो अपने फैमिली मेम्बर्स को बोल सकता है, भैया बैंक में पैसे वहाँ से डालो, तो यहाँ से वो निकलवा देगा, ठीक है। तो ऑन द अदर हैंड, टू ऑब्टेन ट्रैवलर चेक वन नीड्स टू गो टू, अब देखो ट्रैवलर चेक के लिए बैंक में जाना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो भरनी पड़ेंगी, ये सब करना पड़ेगा, इसमें कोई झंझट ही नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए ड्यू टू द एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग, ट्रैवलर चेक का भी डिमांड जो है वो काफ़ी कम हो गया है, ठीक है। ऑलमोस्ट अगर मैं बोलूँ तो शायद नहीं के बराबर है, कोई करता ही नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक वर्क्स एज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। सीधी सी बात है, ठीक है। आज जो भी हमें कॉमर्स करना है, कॉमर्स मतलब कि जो भी हमें व्यापार करना है, उसमें बैंक की ज़रूरत है ही। करंट अकाउंट खुलवाना, ठीक है, पैसे का ट्रांजेक्शन्स, ये वो उसके लिए बैंक की ज़रूरत है ही, ठीक है। जितने फाइनेंशियल काम होते हैं बैंक के थ्रू ही किए जाते हैं। तो इसके लिए बैंक तो ग्रो कर ही रही है इन द वर्किंग मेथड्स, और फैसिलिटीज़ भी कस्टमर को प्रोवाइड करती जा रही है। ये जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, जहाँ पे दिनों दिन लग जाते थे, अभी कुछ सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से बिजनेस के अंदर, मतलब ट्रेड और कॉमर्स के अंदर बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इसकी वजह से ट्रांजेक्शन जल्दी हो रहे हैं। तो क्या होता है ना, लाइक बिजनेस में भी उछाल आ जाता है, ठीक है, बिजनेस भी इंक्रीज हो रहा है। जितना फास्ट ट्रांजेक्शन होगा, सीधी बात है, उतना पैसा रोटेट करेगा मार्केट में, जितना रोटेट करेगा उतना इकोनॉमी डेवलप करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट, अब बैंक ट्रेड्स मनी। एक बैंक जो है ना वो मनी, लाइक पैसे का, आज देखो ट्रेड मतलब क्या होता है, लेन देन। हम
सामान लेन देन करते हैं किसी के साथ, बैंक क्या लेन देन कर रहा है, पैसा लेना पैसा देना, पैसा लेना पैसा देना, तो ट्रेड क्या हो रहा है, पैसा हो रहा है ना। तो जैसे एक बिजनेसमैन रॉ मटेरियल को खरीदेगा या फिनिश गुड्स को खरीदेगा, फिर दूसरे को बेचेगा और बीच का प्रॉफिट कमाएगा, उस तरीके से बैंक जो है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और फिर लोन देती है और उस पर डिफरेंस जो भी इंटरेस्ट आएगा वो। तो एक तरीके का देखा जाए तो बैंक भी क्या है, ले रही है और बेच रही है, ठीक है, पैसे ले रही है और पैसे सेल आउट कर रही है और उसके बीच में उसको प्रॉफिट मिलता है। तो बैंक जो है वो बिजनेस कर रही है, पैसे का लेन देन होता है, ठीक है। नाउ डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, हालांकि अपन ने आगे एक्सप्लेन कर लिया था, थोड़ा थोड़ा फटाफट से देख लेते हैं हम लोग। करंट अकाउंट जो है वो बेसिकली मैंने कहा था बिजनेस फर्म्स के लिए, प्रोफेशनलिज्म के लिए यूज़ किया जाता है। सेविंग अकाउंट अपने खुद के इंडिविजुअल यूज़ के लिए किया जाता है। ये कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स को अलाउ करता है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आपको जो हैबिट है मतलब आपको बस पैसे सेव करने हैं उसका, और कुछ नहीं। बैंक डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट, ठीक है, यहाँ पे बैंक कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता, यहाँ पे सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट पे होता है। यहाँ पे आप कितनी बार भी पैसे विड्रॉ कर सकते हो, पर यहाँ पे एक लिमिटेशंस आ जाती हैं। वन कैन गेट ओवरड्राफ्ट, ठीक है, करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, जबकि सेविंग अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कॉल मनी। ओके, कॉल मनी क्या होता है आइए देख लेते हैं हम लोग। सो इन डे टू डे ट्रांजेक्शन्स इट इज़ क्वाइट लाइकली दैट ईच बैंक फेसेस, ठीक है। अब क्या होता है ना, हो सकता है देखो बैंक ने पैसा उधार दिया, लोन दिया, अब फॉर एग्जांपल कि मैं बैंक के पास जा रहा हूँ, मैं कह रही हूँ कि जो मैंने डिपॉजिट किया था मुझे पैसा वापस चाहिए, बैंक को मुझे देना पड़ेगा, मैंने तो बैंक पे विश्वास कर दिया था और समझो कि उस टाइम पे बैंक का पैसे नहीं है, समझ लो कि उस टाइम पे बैंक के पास पैसे ही नहीं है, अब क्या करेंगे। तो जब बैंक ऐसे कुछ शॉर्टेज ऑफ मनी फेस कर लेता है, इवन फॉर एज अ शॉर्ट ऑफ 24 आवर्स या लाइक 24 घंटे का जो भले शॉर्ट पीरियड होता है, तो इस केस में जो बैंक होता है ना वो पैसे उधार लेता है दूसरी बैंक से इंटरेस्ट पे, सीधी सी बात है, उसको भी इंटरेस्ट भरना पड़ता है, ओके, क्योंकि शॉर्टेज हो गया। और से द डिमांड और सप्लाई पैटर्न इन द मार्केट, तो बैंक जो है वो बोरो करेगा। लैंडिंग बैंक्स डू नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ईच ट्रांजेक्शन फॉर दिस ट्रांजेक्शन, इट इज़ डन बाय द एजेंसी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल बैंक। तो ऐसा नहीं है कि बीओबी ने ना उसको बोला एसबीआई को, अरे एसबीआई यार मेरे को शॉर्टेज पड़ गई 10 लाख की, तो बेच तो अरे इंटरेस्ट ले लेना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा डायरेक्टली एसबीआई को फ़ोन नहीं कर सकती है, बैंक ऑफ बड़ौदा डायरेक्टली आईसीआईसीआई को फ़ोन नहीं कर पाएगी। यहाँ पे कुछ एजेंट्स होते हैं जो सेंट्रल बैंक के थ्रू नियुक्त किए जाते हैं, उन एजेंट्स को कॉल किया जाता है, उनसे बात की जाती है, मेल किया जाता है, और वो बाकी बैंकों से पूछते हैं कि किसके पास इतने पैसे हैं ताकि ये वाले बैंक को हम लोग पैसे दे पाएँ, और इस मनी को अपन बोलते हैं कॉल मनी। और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको अपन बोलते हैं कॉल मनी रेट, क्योंकि ये हमसे नहीं वसूलेंगे, ये बैंक टू बैंक का ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। फिर आता है कोर बैंकिंग मतलब कि सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, ठीक है। तो कोर बैंकिंग एक सिस्टम है जहाँ पे वेयर इन ऑल द ब्रांचेस ऑफ द बैंक इररेस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन, ठीक है, कहाँ पर भी दुनिया में कहीं पर भी हो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है थ्रू द इंटरनेट, और साथ के साथ ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो परफॉर्म करती हैं। तो एक सेंट्रलाइज्ड बैंक सर्वर बनाया गया है जो सबकी सब डिटेल्स अपने पास रखता है, हर एक बैंक का डिटेल उसके पास होता है और उस बैंक के हर ब्रांच का डिटेल उसके पास होता है, एक सेंट्रलाइज्ड बैंक होती है, ठीक है। व्हेनेवर एनी ट्रांजेक्शन, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन किसी भी अकाउंट में किया जाता है तो वो उसके सर्वर में स्टोर हो जाता है, और कोई भी चेंज अगर उस सर्वर में किया जाएगा, ठीक है, तो सारे के सारे बैंक्स को पता चल जाता है। तो एक कोर सिस्टम के अंदर जो अकाउंट होल्डर है वो ट्रांजेक्शन्स कर सकता है फ्रॉम एनी ब्रांच इन द वर्ल्ड, ठीक है, कहीं पर भी जाके किसी ब्रांच से वो ट्रांजेक्शन्स कर सकता है, वो पैसे विड्रॉ भी कर सकता है, पैसे डिपॉजिट भी कर सकता है। नाउ कस्टमर नीड नॉट टू गो, ठीक है, उसको उसी ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है जिस ब्रांच में उसने अकाउंट खुलवाया था, दैट मीन्स का होम ब्रांच, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, कहीं से भी कर लेगा, जिसकी वजह से उसका टाइम भी बचेगा, पैसा बचेगा, सब कुछ बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो जो बैंकिंग ये प्रोवाइड करती है उसको अपन कहेंगे कोर सिस्टम। तो एक सेंट्रल बैंक होती है जो इन सब का अकाउंट्स चेकआउट करती है। फिर आता है अपने पास एम बैंकिंग का सीधा हिसाब है मोबाइल बैंकिंग, ठीक है। तो ये मोबाइल बैंकिंग जो है वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के लिए काम होता है फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, यूजिंग द मोबाइल बैंकिंग, एंड सीधी बात है इंटरनेट कनेक्टेड होनी चाहिए। मोबाइल बैंकिंग के अंदर एक बंदा जो है वो सारे के सारे बैंकिंग के ट्रांजेक्शन्स कैरी ऑन कर सकता है विदाउट गोइंग टू द बैंक, या कोई कंप्यूटर में, मोबाइल में हो जाता है, ना कंप्यूटर की ज़रूरत है ना बैंक जाने की ज़रूरत है, ठीक है। एम बैंकिंग ही कैन, उसमें अपना बैलेंस चेक कर सकता है, उसमें सब इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकता है, टेलीफोन, गैस, लाइट बिल, सब कुछ
एम बैंकिंग जो है वो बैंक फैसिलिटी देती है आपके, लाइक आपको फॉर्म भरना पड़ता है। आप बोलोगे कि हाँ मुझे एम बैंकिंग की सर्विस की ज़रूरत है, तो आप फॉर्म फिल करोगे, आपको आईडी पासवर्ड दिया जाएगा और आप उसको अपने मोबाइल में डालकर, ठीक है, आप अपने मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि मोबाइल्स कैन बी इजीली मिसप्लेस्ड, स्टॉलन या रोब्ड, तो बैंक नीड टू फॉलो द वेरी हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए होती है इसके अंदर। अभी तो क्या इसके लिए बहुत सारे बैंकों ने लाइक पासकोड या होता है, ये तो हमने मोबाइल चोरी पे होगा तो वो बंदा ले तो नहीं पाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि इसका पासवर्ड ही नहीं है, तो हर बार बैंक जो है वो पासवर्ड मांगती हैं या पासकोड जो भी दिया होता है वो मांगती हैं, ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड सिंपल सी बात है, एक प्लास्टिक का कार्ड होता है, सबने देखा भी होता है, जो बैंक अपने कस्टमर्स को देता है ताकि आप कोई भी खरीदारी वारी कर लो, ठीक है, बीवी के हाथ में दे दो, बीवी को बोलो ऐश कर ले, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सारे के सारे बैंक्स जो हैं क्रेडिट कार्ड के सारे पेमेंट्स जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दो, बीवी ने पैसे खर्च कर लिए, ठीक है। क्या दिक्कत है यहाँ पर? जो क्रेडिट कार्ड है वो काफ़ी ज़्यादा अभी लोग यूज़ करने लगे हैं, ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड कब मिलेगा? जब आपको बैंक में अप्लाई करना पड़ेगा कि भैया मुझे क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बेसिकली बैंक जो है वो पहले तो ये देखती है कि भाई इस इंसान के पास कर्जा वर्जा है, ऐसा तो नहीं कुछ कर्जा वर्जा है, तो कोई डेप्थ वगैरह तो नहीं है। बेस्ड ऑन दिस बैंक जो है वो क्रेडिट लिमिट सेट करती है। आप जब करोगे ना तो कोई आपको 1 लाख की लिमिट देगा, भाई आप 1 लाख तक का यूज़ कर सकते हो, कोई 36,000, कोई 25,000, सबका अपना अपना रहता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि तुम्हारे बैंक में कितने ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, उसके बेसिस पे बैंक अपनी एक लिमिट डिसाइड करती है कि ये रहा आपके लिमिट का इतना कार्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ बैंक स्टडीज एंड फाइंड्स दैट अ पर्सन कैन पे मैक्सिमम 20,000 रुपीज़ पर मंथ, तो उसकी लिमिट जो है वो उस हिसाब से डिसाइड की जाएगी। व्हेन अ पर्सन यूजेज हिज क्रेडिट कार्ड फॉर द परचेजिंग समथिंग, तो उसका अमाउंट द अमाउंट कैन डेबिटेड टू हिज अकाउंट, ठीक है, एंड हिज क्रेडिट लिमिट एंड गेट्स क्रेडिट टू द सेलर अकाउंट, सेलर को पहुंच जाएंगे पैसे। बैंक जो है वो टोटल पूरा कैलकुलेट करेगी कि कितना खर्च किया गया है। द कस्टमर नीड्स टू मेक दिस पेमेंट टू अ बैंक एज पर द लिमिटेड गिवन टाइम। ऐसा नहीं कि बैंक को पैसे वापस नहीं देने, बैंक को पैसे वापस दे देना, बस समझो कि मुझे आज खरीदनी है, मुझे आज खरीदारी करनी है और मुझे पास कैश नहीं है, तो मैं क्रेडिट कार्ड स्वैप कर दूंगी, फिर मुझे बैंक को देना पड़ेगा एक लाइक 30 से 35 दिन के बाद मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो 30 से 35 दिन के बाद मैं बैंक को सारे पैसे लौटा दूंगी। सीधी बात है, बैंक कुछ ना कुछ कमीशन तो चार्ज करेगी उसके लिए, ठीक है। तो वो चीज़ रहता है। तो इसके लिए आप मॉल में खरीदारी कर रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हो, टिकट वगैरह, ये वो सब क्रेडिट कार्ड के थ्रू पॉसिबल है। फिर आता है डेबिट कार्ड। अब ये इसमें क्या डिफरेंस है भाई? देखो, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की तरह ही दिखता है, सीधी सी बात है, बट इट इज़ लिंक्ड विद अ करंट या सेविंग अकाउंट, ठीक है। ये उनके साथ लिंक्ड होता है, मतलब अगर तुम्हारे बैंक में 10,000, तुम्हारे बैंक के अकाउंट में 10,000 रुपये है तो तुम 10,000 रुपये ही खर्च कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे बैंक के अकाउंट में उतना ही है। क्रेडिट कार्ड के अंदर बैंक हमको पैसा देता है, भाई ले जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, ठीक है, वो बैंक अपने को देता है। फिर हमसे बोलेगा भाई देख मैं तो को दिया ना, अब मेरे को तो पे कर ले वापस से, ठीक है, तो हमें बैंक को पे करना पड़ता है। ये तो अपने ही पैसे अपन यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ द डेबिट कार्ड, ठीक है। तो जब भी होता है तो हमारे बैंक बैलेंस में से पैसा कटता है भाई, ऐसा होता है। अगेन आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, सीधी सी बात है। व्हेन अ पर्सन बाय समथिंग फॉर अ मर्चेंट ही गिव्स हिज डेबिट कार्ड, तो मर्चेंट उसको स्वाइप करेगा, कस्टमर जो है वो उसका पिन विन डालेगा वो उसके अंदर, ठीक है, और बिल अमाउंट उसके कस्टमर से सीधे उसके अकाउंट में आ जाएंगे, किसके अकाउंट में? जो भी सेलर है उसके अकाउंट में, ठीक है। नाउ ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब ATM जो है इंस्टॉल बाय द बैंक्स, वो आपको पता है, ठीक है, हर लोकेशंस पे होता ही है, ताकि मशीन्स ये जो है वो लाइक आपको मशीन ATM के थ्रू कैश निकलवाना है तो आपको निकलवा सकते हो, ठीक है। बैंक प्रोवाइड ATM कार्ड टू द कस्टमर। अभी तो क्या ना, अभी तो ATM और डेबिट दोनों सेम ही कार्ड हो गए, पहले अलग अलग होता है, पहले ATM कार्ड अलग होता है, डेबिट कार्ड अलग होता था, बट अभी सेम हो गया, ठीक है। ATM और डेबिट दोनों सेम कार्ड्स बना दिए उन लोगों ने। आपको एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, PIN, पिन बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है। आप उसको हर बार ATM कार्ड यूज़ करोगे ना तब आपको वहाँ पे पिन डालना पड़ता है। यूजिंग ATM कार्ड पर्सन जो है पैसे विड्रॉ भी कर सकता है जितना उसको चाहिए, और लाइक लेसर द अमाउंट, एंड बैंक ऑल्सो गेट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट अ पर्सन कैन विड्रॉ पर सेक्शन। पर्सन हैविंग ATM कार्ड ऑफ अनदर बैंक कैन यूज़ इट इन द ATM सेंटर, ठीक है। अब जैसे कि अभी ये RBI ने डिसाइड किया कि समझो अगर हम देखते हैं कि भाई ये वाला ATM कार्ड जो है, ये ATM मशीन जो है वो BOB की है, तो आप वहाँ पे जाके SBI का, ठीक है, ICICI का कोई भी आप ATM कार्ड यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये अभी हुआ। हाँ, बट उसके लिए आपको
ठीक है, आपको थोड़े चार्जेस जो है वो पे करने पड़ेंगे आरबीआई को। ठीक है, समझो कि आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम कार्ड है, बट आप जहाँ पे गए वहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच उस जगह पे नहीं है, बहुत दूर है, और वहाँ पे समझो वहाँ पे एक्सिस बैंक की ब्रांच है, तो आप अपना बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम कार्ड वहाँ पे स्वाइप करके पैसे निकलवा सकते हो, और उसमें से एक्सिस बैंक जो है वो आपसे कुछ चार्जेस लेगा। तो सीधी बात है, पहले आपको एक्सिस बैंक पैसे देगा, फिर वो बोलेगा बीओबी को, भाई तेरे आदमी ने मेरा से पैसे लिए, चल पैसे दे पैसे दे। तो पैसे देगी तो बोलेगा अरे भाई मैंने दिए तो क्या, पैसे दे, मैंने एक्स्ट्रा दिया है तो मेरे को कुछ पैसे चाहिए, तो वो उसके लिए चार्ज प्रोवाइड करेगा। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे हमारा हो गया चैप्टर ख़त्म। मेरे को पता है थोड़े बहुत क्वेश्चंस रिपीट हुए थे इसके अंदर, ठीक है, तो मेरा काम से समझाना, तो वो आप क्वेश्चंस को थोड़ा मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो तकरीबन यहाँ पे हम लोगों ने पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया इन द वन गो। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कुछ और आपकी डिमांड है तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं ऑन टाइमिंग आपको सब चीज़ें प्रोवाइड करती जा रही हूँ। हमारे पास सितंबर आ गया, 1 महीना है, 1 महीने में आपको मुझसे जितना काम निकलवाना है निकलवा दीजिए, क्योंकि अक्टूबर में आपके एग्जाम्स हैं, तो फिर आपको लर्न करना है। ओके, तो वॉट एवर यू नीड जस्ट कमेंट मी एंड हेल्प करोगे ना, करो। ठीक है, ये वीडियो आपके फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।